तो चलिए दोस्तों, अपन आगे बढ़ेगा। तो हम बाई डीएससी पढ़ रहे थे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो चलिए, इस पर आधारित अपन कुछ प्रश्न करेंगे आज, बाई डीएससी पर आधारित भी और कॉमन सवाल भी करेंगे। तो एक सवाल तो ये देखिए कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों की चौड़ाई का अनुपात ये है तो उच्चस्थ व निम्नस्थ प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, है ना। तो एक नोट लिख लेना बेटा, नोट नोट ये है कि चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात समानुपाती होता है किसकी, तीव्रता के। चौड़ाई का अनुपात समानुपाती किसका होता है, तीव्रता के, ठीक है। ये चीज नोट कर सकते हैं आप। स्लिट की चौड़ाई का अनुपात, स्लिट की चौड़ाई का अनुपात नहीं, स्लिट की चौड़ाई, स्लिट की चौड़ाई, स्लिट की चौड़ाई समानुपाती होती है बेटा किसके, तीव्रता की, तीव्रता की, ठीक है। तो एक स्लिट की चौड़ाइयों का अनुपात आपको कितना दिया गया है, W1/W2 इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, I1/I2, ठीक है। जो स्लिट की चौड़ाई है, स्लिट जितनी ज्यादा चौड़ी होगी तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। और ये कॉमन सेंस से भी समझ में आता है कि अगर स्लिट पतली होगी तो उसमें से कम प्रकाश आएगा तो तीव्रता कम होगी, स्लिट अगर चौड़ी होगी तो उसमें से ज्यादा प्रकाश निकलेगा तो तीव्रता ज्यादा होगी। तो स्लिट की चौड़ाई समानुपाती होती है बेटा किसकी, तीव्रता की। अब ये हमें कितना दिया गया है, अनुपात 1:9, तो I1/I2, ठीक है। I1/I2 की वैल्यू इतनी आ गई, तो आप ऐसे लिख सकते हैं I1 की वैल्यू कितनी, 9I2। I1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा आप, 9I2 लिख सकते हैं। अब हमें अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, ठीक है। निम्नस्थ मतलब न्यूनतम, उच्चस्थ मतलब अधिकतम। तो I मिनिमम कितना होता है सर, अपन ने पढ़ा था, I मिनिमम होता है √I1 माइनस √I2 इसका स्क्वायर। और I मैक्सिमम क्या होता है सर, I मैक्सिमम होता है √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब इनका भाग कर दीजिए, तो I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √I1 की वैल्यू अपन लिखेंगे 9√I2 प्लस √I2 डिवाइडेड बाय √9I2 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये कितना आ गया, ये √3 माइनस √I1, इतना आएगा वैल्यू। और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, ये 3√I2 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर। तो I मैक्स, I मिन अपॉन I मैक्स, I मिन अपॉन I मैक्स इज इक्वल टू कितना आया बेटा, इधर से बचेगा 2√I2 इसका स्क्वायर और बटे में बचेगा 4√I2 इसका स्क्वायर। तो बेसिकली ये कितना आ गया, 4I2 डिवाइडेड बाय 16I2, I2 गया तो ये 1:4 आ गया। कितना आया बेटा, 1:4। I1 इज इक्वल टू, या I2 इक्वल टू 9I2, अच्छा ठीक है। आंसर यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये I2 बराबर 9I1 आएगा। आंसर बेटा वही आएगा, अनुपात निकालना है। आंसर बेटा यही आएगा, I2 की जगह अपन ने वो लिख दिया। अब भाई अभी ऐसा हो गया तो वो हो ही गया, क्या कर रहे हैं अपन, तो जल्दी हो जाए। आंसर बेटा यही आएगा, बदल लेना, I2 की जगह लिखेंगे ना तो भी बात वही होगी, I2 की जगह भी बेटा लिखेंगे तो भी बात वही आएगी। इसको हम I1 कर दें, I2 की जगह होल स्क्वायर है, आंसर सेम ही आएगा। अब वैल्यू आप पुट कर लेना, आंसर बेटा यही आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना है, √I1 की जगह I1 ही रहने दो, माइनस ये 9 इसका स्क्वायर √I1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 1:4 ही आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा, 1:4 ही आएगा। कितना आएगा, 1:4 ही आएगा, ठीक है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कहा जाता है, दो प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताएं क्रमशः I तथा 4I हैं, पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप उत्पन्न करती हैं। इसमें बिंदु A पर π/2 तथा बिंदु B पर 2π का कलांतर है। तो A B की परिणामी तीव्रताओं का अंतर ज्ञात कीजिए। परिणामी तीव्रताओं का हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर। तो देखो I परिणामी अपन क्या लिखते हैं, अपन लिखते थे I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos phi, √I2 cos of phi, ठीक है। तो I परिणामी का मान कितना आ जाएगा, तीव्रताएं कितनी दी गई है, एक तीव्रता I है, दूसरी तीव्रता कितनी है बेटा, 4I है, 4I प्लस 2 √I1 √I2 4I cos कितना है, π/2 है, cos कितना है बेटा, π/2, cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये ऐड होकर कितना आ गया बेटा, 5I प्लस cos π/2 का मान कितना, 0। तो परिणामी तीव्रता किस पॉइंट पर, पॉइंट A पर। तो ये पॉइंट A पर आपको तीव्रता कितनी मिल गई है बेटा, 5I। पॉइंट A पर तीव्रता कितनी मिल गई है बेटा, 5I मिल गई है, पॉइंट A पर तीव्रता, ठीक है। अब देखिए बेटा पॉइंट B की अपन बात करें तो I एट पॉइंट B, पॉइंट B पे कलांतर कितना है, पाई का है। तो अपन इसको लिखेंगे I1 की जगह I, I2 की जगह 4I, I2 की जगह कितना बेटा, 4I प्लस 2 √4I इंटू cos 2π, cos 2π। तो IB इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 5I प्लस ये 2 √I इंटू 2 √I, और cos 2π की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो IB इज इक्वल टू कितना आ गया, 5I प्लस 4I बोले तो 9I। आपको क्या निकालना है, तीव्रताओं का अंतर। आपको क्या निकालना है बेटा, तीव्रताओं का अंतर निकालना है, डेल्टा I बोले तो I एट B माइनस I एट A इज इक्वल टू 9I माइनस 5I बोले तो 4I। तीव्रताओं का अंतर कितना आ गया, 4I, ठीक है। अंतर पूछे, अनुपात पूछे, मेन चीज क्या है कि आप तीव्रताएं निकाल लो तो आप अंतर, अनुपात, योग जो भी पूछा जाए आप सब निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ये सवाल आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगला सवाल देखिए,
यंग के द्विसलिट प्रयोग में पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्डा है पर प्राप्त तीव्रता k है, यदि किसी बिंदु पर पथांतर लैम्डा बाय 4 हो तो उस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी। तो बेटा जहां पर पथांतर लैम्डा होता है बताओ वहां क्या बनता है, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा। अभी बताना, हम कमेंट अभी ऑन कर रहे हैं। केस 1 और इधर लेता हूं मैं केस 2। देखो पिछले सवाल में हमें कलांतर दिया था, क्या दिया था बेटा पिछले सवाल में, कलांतर, तो हमने निकाल लिया था। अब हमें पथांतर दिया, तो पथांतर से हम कलांतर निकालेंगे और कलांतर से हम क्या निकालेंगे बेटा, परिणामी तीव्रता। कलांतर से हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। वैसे आपको याद है क्या, मैक्सिमा की शर्त क्या होती थी, लैम्डा मैक्सिमा के लिए अपन क्या, पथांतर की वैल्यू मैक्सिमा के लिए कितना होता था सर, एन लैम्डा। पथांतर की वैल्यू मिनिमा के लिए कितनी होती थी, पथांतर की वैल्यू मिनिमा के लिए होती थी 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। ये मैक्सिमा के लिए होता था, ये मिनिमा के लिए होता था पथांतर। ठीक है, तो केस वन में हमको पथांतर कितना दिया, पथांतर बराबर लैम्डा। तो ये तो मैक्सिमा की कंडीशन हुई भाई साहब, ये किसकी कंडीशन हुई बेटा, मैक्सिमा की कंडीशन हुई। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप सॉल्व करके निकालना चाहें तो देखो अपन परिणामी तीव्रता जानते हैं, परिणामी तीव्रता किसी भी बिंदु पर क्या होती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस ऑफ फाइव। तो परिणामी तीव्रता IR इज इक्वल टू कितना हो गया, I1 प्लस I2। ठीक है, तो अगर सवाल में दिया नहीं है तो यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्रोतों की तीव्रता अपन कैसा मान लेते हैं, बराबर। ठीक है, वैसे सवाल में दिया हुआ होना चाहिए, सवाल में दिया हुआ होता है कि I1 का मान कितना है, I2 का मान कितना है, जैसे कि पिछले सवाल में दिया था कि एक की तीव्रता I है, दूसरे की तीव्रता कितनी है बेटा, 4I। इस सवाल में दिया हुआ था बेटा, ये सवाल में दिया हुआ था। अब मान लीजिए किसी सवाल में नहीं दिया, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिखा है, तो उसमें अपन क्या मान लेते हैं कि जो दो स्लिट होती हैं, दो छिद्र होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक समान होते हैं, तो दोनों की तीव्रताएं अपन बराबर मान लेंगे। अगर सवाल में नहीं दिया है तो सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा। तो चलिए पहले केस में सर हमें कलांतर चाहिए, तो ये मिल जाएगा, हमने कहा हमें दिया है पथांतर, तो कलांतर बराबर क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पथांतर। ये कलांतर और पथांतर में संबंध होता है, हमें पता है कि अगर हमें कलांतर पता है तो पथांतर निकाल लेंगे, पथांतर पता है तो कलांतर निकाल लेंगे। इनफैक्ट मैंने आपसे क्या कहा था कि अपन पथांतर निकालते हैं, पथांतर से हमें कलांतर मिलता है, कलांतर से हमें परिणामी तीव्रता या परिणामी आयाम मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पथांतर कितना दिया, लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया तो फाई कट गया, कितना आ गया, 2 पाई। तो कलांतर कितना आ गया है, 2 पाई। अगर कलांतर 2 पाई आ गया है तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, परिणामी तीव्रता हो जाएगी I1 की जगह I ही लिखेंगे अपन, I प्लस 2 रूट I इंटू रूट I कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी हो वैसे 1, तो ये I1 का मान कितना आ जाएगा, पहले केस की तीव्रता। केस 1 में तीव्रता कितनी आ जाएगी बेटा, केस 1 में तीव्रता आ जाएगी यहाँ पर परिणामी तीव्रता I रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4I। ये कितना आ गया बेटा, 4I। अब केस 2 देखिए बेटा, केस 2 में अगर हम कलांतर निकालें तो 2 पाई बाय पथांतर होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पथांतर होता है, तो कलांतर बराबर कितना हो गया, 2 पाई बाय लैम्डा, और पथांतर की वैल्यू कितनी हुई, लैम्डा बाय 4 हुई, लैम्डा से लैम्डा गया, ये कितना आ गया बेटा, पाई बाय 2 आ गया। कलांतर कितना आया, पाई बाय 2 आया। तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, I परिणामी इज इक्वल टू I प्लस 2 रूट ऑफ I इंटू कॉस पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी हुई, 0। ठीक है, तो I रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो कितना बचा है, 2I। अब आपको जो भी निकालना हो, अंतर निकालना हो, योग निकालना हो, अनुपात निकालना, सब मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये परिणामी तीव्रता इन पदों में कह रहे हैं कि देखो पहले केस में, केस 1 पे जो परिणामी तीव्रता है ना केस 1 की, वो कितनी है बेटा, 4I है। तो इस तीव्रता के सवाल में बोल रहे हैं कि, सवाल में इसको कितना बोला है, केस 1 में तीव्रता कितनी है, केस 1 की तीव्रता ये खुद कह रहे हैं कि है, तो केस 1 की परिणामी तीव्रता हमने के ले ली, तो यहाँ से I का मान निकाल लिया, कितना आ गया, k/4। अब केस 2 में परिणामी तीव्रता कितनी आई है, केस 2 की परिणामी तीव्रता कितनी आई है, 2I आई है। तो केस 2 की परिणामी तीव्रता k के पदों में कितना आ जाएगा, 2, और I की जगह बेटा कितना, k/4, तो ये कितना आ गया, k/2 आ गया। ये आंसर हो, k/2 इज द आंसर। समझ गया बेटा, हाँ सर समझ गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अभी स्रोत कैसे थे, कोहेरेंट थे, कला संबद्ध स्रोत थे। अगर मान लीजिए कभी स्रोत कला असंबद्ध है, कला संबद्ध नहीं है, कला असंबद्ध है तो व्यतिकरण नहीं होगा, कला असंबद्ध है तो व्यतिकरण नहीं होगा बेटा। तो कला असंबद्ध स्रोतों के लिए, कला असंबद्ध सोर्स के लिए, कला असंबद्ध सोर्स के लिए, तो कला असंबद्ध सोर्स के लिए बेटा अपन क्या कहते हैं, जो परिणामी तीव्रता होती है I रिजल्टेंट। व्यतिकरण तो होता नहीं है तो सीधे सीधे जुड़ जाती है, व्यतिकरण होना नहीं है तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। ठीक है, व्यतिकरण होता है तो परिणामी तीव्रता I मैक्स I min होती है। अब कला संबद्ध है, कला संबद्ध है तो हम क्या कहेंगे, व्यतिकरण नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। सीधे सीधे अपन उनको जोड़ देंगे, एक की तीव्रता I1, दूसरे की I2, टोटल I1 प्लस I2। ठीक, हाँ व्यतिकरण होता है तो यहाँ पर एक पद और ऐड हो जाता है, व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता अपन ऐसे लिखते हैं cos ऑफ I। व्यतिकरण होता है तो बेटा ये वाला पद और ऐड होता है, ये नहीं है। अब देखो और बेहतरीन चीजें, बाई डीएससी में विभिन्न बदलाव। अब देखो जो यंग साहब ने प्रयोग किया था वो तो सीधा सीधा किया था, सीधा सर सीधा प्रयोग मतलब, मैं अभी बताता हूँ सीधा प्रयोग का मतलब। सीधे प्रयोग का मतलब उन्होंने सीधा ऐसा प्रयोग किया था, एक पर्दा लिया, दो छेद कर दिए, एक इधर पर्दा लिया, और यहाँ पर उन्होंने व्यतिकरण करवाया कि सोर्स है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण बेटा तय करके तय चली गई, और यहाँ पर व्यतिकरण बताइए, तीव्रता कैसी होगी, कम ज्यादा, इंद्रे बिंद्रे, है ना, ऐसा। ये किसने किया था, यंग साहब ने। फिर आ गया IIT का पेपर, अब IIT वालों ने कार्य करना स्टार्ट किए, IIT वालों ने क्या किया बेटा, इसमें चेंजेस करना स्टार्ट किए। उन्होंने कहा ये रहा पर्दा, उन्हें सवाल बनाने ना भिन्न प्रकार के, डिफरेंट मायावी सवाल बनाने, तो चेंजेस करना स्टार्ट करती है, सर क्या क्या चेंजेस किए, हमने कहा बताते हैं, आप मेरा साथ दीजिएगा। यहां पर एक स्रोत S1, दूसरा स्रोत S2, दूसरा स्रोत कौन सा लिया बेटा, S2, यहां पर रखा है बेटा अपना मेन सोर्स,
एस। तो एक तरंग भाईजान ऐसी ली, व्यतिकरण कहां कर रही है, यहां पर। दूसरी तरंग ऐसे ली, व्यतिकरण कहां कर रही है, यहां पर। ये पॉइंट पी, और हमें पॉइंट पी पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी होती है। ये दूरी कितनी थी, एक्स। तो हमने पथांतर ज्ञात किया था, पथांतर पॉइंट पी पर कितना आया था, पथांतर आया था एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। एक लास्ट टर्म पर अपन ने ज्ञात किया था पथांतर एट पॉइंट पी। यस सर, पथांतर एट पॉइंट पी हमने लास्ट टर्म पर ज्ञात किया था। तो ये यंग साहब ने प्रयोग दिया था। अब हम इसमें चेंजेस करेंगे, हम इसमें कार्य करेंगे। तो किसी ने कहा कि एक काम करो ना, एक काम करो, यंग ने ऐसा किया था, तुम यहाँ पर एक पट्टी रख दो। तुम क्या करो, यहाँ पर एक पट्टी का रख दो, पट्टी का ऊपर उनका रख देते हैं। पट्टी का की चौड़ाई कितनी है, टी, अपवर्तनांक है म्यू, अपवर्तनांक चौड़ाई कितनी टी, अपवर्तनांक है म्यू। ठीक है, ये कोई पट्टी रख दी, कांच की स्लैब, कांच की स्लैब, ये पट्टी रख दी, कांच की स्लैब रख दी। ठीक है, हाँ सर ठीक है, कांच की पट्टी रखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा अब बताओ पथांतर, अब बताओ पथांतर। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कांच की पट्टी के बाद, कांच की पट्टी स्लैब रखने के बाद पथांतर, कांच की स्लैब रखने के बाद पथांतर, कांच की स्लैब रखने के बाद बेटा पथांतर अपन क्या करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट और लिखना, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट। पथांतर लिखते समय, पथांतर लिखते समय हम किरणों के प्रकाश पथ की लंबाई लिखते हैं, प्रकाश पथ की लंबाई लिखते हैं। जैसे हमने लास्ट टर्म पर पथांतर लिखा था, तो हमने क्या लिखा था, किरण 1 का पथ माइनस किरण 2 का पथ, किरण 1 का पथ माइनस किरण 2 का पथ। ठीक है, तो प्रकाश पथ की लंबाई लिखते हैं। क्योंकि हवा में या वैक्यूम में किरण का पथ और प्रकाश पथ एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, मैं बताता हूं, वैसे मैंने प्रकाश पथ पहले बताया हुआ है, फिर से बताता हूं। प्रकाश पथ कैसे लिखोगे आप, प्रकाश पथ याद है क्या किसी को? तो प्रकाश पथ अपन कैसे लिख लेते हैं बेटा, अपवर्तनांक इनटू वास्तविक पथ, वास्तविक पथ की लंबाई। जब मैं ऑप्टिक्स आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि प्रकाश पथ क्या होता है, प्रकाश पथ क्या होता है। तो प्रकाश पथ क्या होता है, माध्यम का वर्तनांक गुणा माध्यम में चली गई दूरी, माध्यम का वर्तनांक गुणा माध्यम में चली गई दूरी। और ये मैंने प्रूफ करके भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था दोस्तों। हाँ सर याद आ रहा है, मैंने कहा सच्ची झूठी कह रहे हो। ठीक है सर, तो अब पथांतर लिखने के लिए अपन क्या लिखेंगे, पथांतर इज इक्वल टू हम कहेंगे किरण 2 का प्रकाश पथ, पथ माइनस किरण 1 का प्रकाश, किरण कह लो या तरंग कह लो, प्रकाश पथ, किरण 2 का प्रकाश पथ इंटू किरण 1 का प्रकाश पथ। ठीक है, ये पथांतर होगा, ये क्या होगा, पथांतर। ठीक है, किरण 1 का प्रकाश पथ माइनस किरण 2 का प्रकाश पथ। ठीक है, तो ये जो पथांतर था बेसिकली ये किसके मान के बराबर था, S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। ठीक है, यहां से यहां तक का पथ कितना बेटा, S1P, यहां से यहां तक का पथ कितना, S2P। तो इन्हीं के पथ का अंतर तो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले जब यहां पर कांच की पट्टी नहीं रखी थी, कांच की पट्टी नहीं रखी थी, तो पथांतर कितना आया था, d sin थीटा आया था, d sin थीटा। फिर हमने अप्रोक्सीमेशन को लेके d sin थीटा को d tan थीटा लिखा था, फिर उसका मान आ गया था x d by d। ठीक है, तो पथ का अंतर सिंपल सी बात है बेटा, अगर ये नहीं होता तो इसका पथ S1P, इसका पथ S2P, पथ का अंतर कितना हो गया, S2P माइनस S1P, और ये होता है x d by d। ये पिछले टर्म पर अपन ने निकाला था बेटा। अब देखो बेटा कैसे लिखा जाएगा पथांतर, तो डेल्टा इज इक्वल टू, तो किरण 1 यहां से यहां जानी है, कितनी लंबाई चलनी है, S2P, S2P किस माध्यम में जाना है सर, एयर में ही जाना है, एयर में। तो एयर का वर्तनांक 1, एयर का वर्तनांक बेटा 1 माइनस किरण 2 की बात करते हैं, तो किरण 2 को एयर में कितना चलना है, तो कुल लंबाई कितनी है S1P, तो S1P माइनस T, इतना तो चलना है बेटा एयर में। सुन रहे हो, इतना किसमें चलना है बेटा, एयर में, हवा में। देखो माध्यम में कांच की पट्टी की चौड़ाई कितनी है, T, तो कांच की पट्टी में चलना है कितना, T, बचा हुआ किसमें जाना है, टोटल कितना S1P, कांच की पट्टी नहीं थी तो टोटल S1P किसमें जाना था बेटा, एयर में। अब कांच की पट्टी रख दी है, कांच की पट्टी बेटा रख दी गई है। अगर कांच की पट्टी यहां पर रख दी गई है तो अब S1P में से ये T हटा दो, जो हमें एयर में चलना है। ठीक है, प्लस अब ये वाला जो कांच में चल रहे हैं, तो कांच में प्रकाश पथ कितना हो जाएगा, तो कांच का वर्तनांक 1 इंटू कितनी लंबाई चलनी है, T। दिस इज द प्रकाश पथ, दिस इज द प्रकाश पथ। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा का मान कितना आ जाएगा। अच्छा प्रकाश पथ समझ गए बेटा सब लोग, हेलो हाय हाउ आर यू, प्रकाश पथ समझ गए कि पथ की लंबाई गुणा उसका वर्तनांक, पथ की लंबाई गुणा उस माध्यम का वर्तनांक जिसमें किरण चल रही है, हमने सिद्ध करके बताया था। तो यहां से कितना आया, S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, और यहां से कितना बचा बेटा, ये प्रभु, ये बेटा ये माइनस साइन ना इधर है, इधर माइनस साइन ऐसा है ना, ये पूरा घटा रहे हैं अपन। तो S2P माइनस S1P, और यहां से बेटा ये माइनस का म्यू T हो जाएगा और प्लस का T हो जाएगा, प्लस का कितना हो गया, T हो गया। शाबाश, क्या करें आज पढ़ाओ कल भूल जाते हो। S2P माइनस S1P, अभी अपन और करेंगे सवाल है ना, और एग्जांपल करेंगे, परेशान मत हो। ठीक है, अब इसमें से बेटा मैं माइनस T कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों में से क्या कर रहा हूं बेटा, मैं -1 कॉमन ले रहा हूं, माइनस T कॉमन लिया तो ये बचा है म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1, माइनस T अपन ने कॉमन लिया। ठीक है, यहां से माइनस T कॉमन लो, माइनस का T कॉमन लो, तो ये म्यू प्लस का हो जाएगा, ये 1 माइनस का हो जाएगा। देखो बेटा इसमें क्या प्रकाश पथ मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा कितने लोगों को याद है, कसम दे रहा हूं, तो मैं कसम है 12th की कसम है, IT की कसम है, मतलब मेंस की एडवांस की सबकी कसम है, विद्या रानी कसम है, सच बताना कितने लोगों को याद है कि सर हमने प्रकाश पथ पढ़ा था, प्रकाश पथ पढ़ा था। वो थम्स अप पर वोट करें, किस पर वोट करें, थम्स अप पर, जिन्हें याद है हमने प्रकाश पथ पढ़ा था। और जिन्हें प्रकाश पथ याद है, मैंने पढ़ाते टाइम भी बोला था आपको कि आगे काम आएगा वेव ऑप्टिक्स में, और है कितना आसान, फिर से तो बता रहा हूं मैं,
फिर से बता रहा हूं, है कितना आसान, प्रकाश पथ बराबर अपवर्तनांक गुणा वास्तविक पथ की लंबाई, अपवर्तनांक गुणा वास्तविक पथ की लंबाई, इतनी सी बात है, वो नहीं समझ रही। चलो अब देखो डेल्टा इज इक्वल टू कितना, S2P माइनस S1P, पथांतर होता था पहले, S2P माइनस S1P पथ का अंतर, माइनस T इंटू म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन, ये पथांतर का सूत्र हो गया, पथांतर का सूत्र हो गया। हमने कहा सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, किसी ने पूछा, जैसे पथांतर के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर हमें पथांतर ज्ञात करना है, अलग अलग जगह पर, हाँ शाबाश, इसलिए तुम मतलब उल्टियां कर रहे हो। अब देखो अलग अलग मैक्सिमा के लिए हमें पथांतर की बात करना है, कोई हमसे कहे कि पहला मैक्सिमा कहां बनेगा, हमने कहा पहला मैक्सिमा अगर हमें पता करना है तो पथांतर का मान कर दो लैम्डा, इसके लिए लिख दो लैम्डा। किसी ने कहा दूसरा मैक्सिमा कहां बनेगा तो पथांतर लिख दो 2 लैम्डा, तीसरा मैक्सिमा कहां बनेगा तो पथांतर लिख दो बेटा 3 लैम्डा, 3 लैम्डा। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाना दुनिया का सबसे टफ टास्क है, अंग्रेजी माध्यम में ऐसा नहीं होता है बेटा, नहीं होता है, याद रखते हैं चीजों को, और नहीं रखते हैं ना तो जब बताया जा रहा है कि ऐसा होता है तो समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है, अब वर्तमान किंतु प्रकाश पथ की लंबाई लिखनी है, बस खत्म बात। चलिए तो ऐसा सीन है, हमने कहा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पथांतर, सेंट्रल मैक्सिमा बोले तो केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए पथांतर, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए पथांतर, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए पथांतर, इसका मान कितना होता है 0 होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए बेटा पथांतर का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो अगर हमें केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति ज्ञात करनी है तो पथांतर को 0 रखा, x dy d माइनस टी इंटू म्यू माइनस वन, ठीक है, तो x dy इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस टी इंटू म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, अच्छा माइनस नहीं, माइनस से माइनस तो कर जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, टी इंटू म्यू माइनस वन, टी इंटू म्यू माइनस वन, इधर चला गया कैपिटल डी और इधर आ गया स्मॉल डी, इधर चला गया कैपिटल डी, इधर आ गया स्मॉल डी, ऐसा x इज इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस वन इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ऐसा। तो ये पोजीशन बताएगा, x क्या है, x क्या है बेटा, सेंटर से सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन, सेंटर से सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन, की सेंट्रल मैक्सिमा कहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो जब ये पट्टी नहीं थी, ये पट्टी नहीं थी, ये पट्टी नहीं थी तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनता था, सर सीधा बीच में, सेंट्रल मैक्सिमा की पथांतर कितना होना 0, तो जब ये कांच की पट्टी नहीं रखी थी तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनता था बेटा, यहाँ पर ठीक बीच में, जहां पथांतर कितना हो 0 हो। अब सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा, यहां नहीं बनेगा, यहां से x दूरी पर बनेगा और उस x का मान हमने ज्ञात कर लिया है, उस x का मान बेटा हमने ज्ञात कर लिया है, लेकिन फिर भी अब बताओ सेंट्रल मैक्सिमा जो शिफ्ट होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर या नीचे, कॉमन सेंस से समझना, किससे समझना बेटा, कॉमन सेंस से। सर इस प्रकाश किरण को चलना है डेंसर मीडियम में, कांच में चलना है, कांच में चलना है तो ये कम चल पाएगी, अगर दोनों प्रकाश कण बराबर बराबर चलती तो सेंटर पे मिल लेती, सेंटर पे मिल लेती, सेंटर पे मिल लेती। अब हुआ क्या कि इस प्रकाश कण को चलना है कांच में तो उसकी रफ्तार हो जाएगी यहाँ कम, ये धीमे धीमे चलेगी, तो ये प्रकाश कण बोली हम तो हवा में चल रहे हैं, हम कहां चल रहे हैं, हम तो हवा में चल रहे हैं, ठीक है, तुम चलो, तुम इधर ही चलो, हम इस साइड आके तुमसे मिल लेंगे, इस साइड आके तुमसे मिल लेंगे, या ऐसे सोचो ये डेंसर मीडियम में चल रही तो ये कम दूरी चल पाएगी, ये हवा में चल रही है पूरी की पूरी तो ये ज्यादा दूरी चलेगी, तो ये वाली ज्यादा दूरी चलेगी, ये कम दूरी चलेगी, तो किरणें कहां मिलेंगी, ऊपर, किरणें कहां मिलेंगी बेटा ऊपर, समझे बात को। अगर हम कांच की पट्टी यहां पर न रखकर, कमेंट में बताना, कांच की पट्टी यहां पर न रखकर नीचे रख देते, कांच की पट्टी यहां पर न रखकर कहां रख देते, नीचे रख देते, नीचे, ठीक है, तो प्रकाश किरणें कहां मिलती, ऊपर नीचे या बीच में, ऊपर नीचे या बीच में। तेजस्विनी बेटा अभी अगला एग्जांपल लेंगे उसमें समझना सेकंड स्टेप, वेरी गुड बेटा नीचे, क्योंकि अब देखो यहां कांच आ गया तो अभी वाली प्रकाश कण धीमे धीमे चलेगी, ये पूरी एयर में चलेगी, ठीक है, तो ये धीमे धीमे चलेगी, तो ये प्रकाश ये दोनों दोस्त हैं, ये कहेगी तुम धीमे धीमे चल पा रही हो तुम नीचे ही रहना, हम ऊपर से नीचे आ जाएंगे, हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको कांच में चलना है तो इसकी रफ्तार कम, तो ये कम चल पाएगी बेटा और ये ज्यादा चलेगी, ज्यादा चलेगी, क्योंकि अब इसको हवा में चलना होगा, तो इस केस में ऐसा होता है बेटा कि ये वाली प्रकाश कण यहां रह जाती और ये प्रकाश कण ज्यादा चल लेती, कैसे चल लेती बेटा, ज्यादा चल लेती, ओके वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अच्छा कोई इसी प्रश्न में हमसे कह देता कि सर मुझे ना तीसरे उच्चिष्ट की स्थिति बताइए, पिछले केस में थर्ड मैक्सिमा व सेवंथ मिनिमा की स्थिति बताइए। तो देखो पहले तो अपन बात करते हैं पथांतर की, पथांतर कितना है, ये x dy माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। तो पथांतर की बात कर रहे हैं अपन थर्ड मैक्सिमा के लिए, थर्ड मैक्सिमा, ठीक है, तो ये तो पथांतर हो गया अपना, ये पथांतर हो गया। अब अपन यहां पर बात कर लेते हैं बेटा किसके लिए, थर्ड मैक्सिमा के लिए, थर्ड मैक्सिमा। तो हम जानते हैं थर्ड मैक्सिमा के लिए पथांतर कितना होना है 3 लैम्डा, कितना होना है 3 लैम्डा, तो पथांतर की जगह क्या लिखोगे 3 लैम्डा इज इक्वल टू x dy माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, और यहां से बेटा अपन x का मान निकाल सकते हैं, तो x का जो मान आएगा x का मान निकालेंगे, ये थर्ड मैक्सिमा की स्थिति होगी। आपको अन्य मान दिए रहेंगे कि लैम्डा का मान इतना है, डी का मान इतना, म्यू का मान इतना, तो मेन चीज क्या है कि थर्ड मैक्सिमा निकालना है, तो पथांतर की जगह कितना लिखो 3 लैम्डा, x का मान निकाल दो। किसी सवाल में क्या कहा है कि सेवंथ मिनिमा, तो बेटा पथांतर मिनिमा के लिए क्या होता है, पथांतर मिनिमा के लिए हम लिखते हैं 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई 2, सेवंथ मिनिमा के लिए 2n की जगह क्या लिखोगे 7 माइनस वन इंटू लैम्डा बाई 2, तो बेसिकली कितना आ गया 7 दूनी 14 13 13 लैम्डा बाई 2। तो पथांतर
की जगह पथांतर की जगह अपन क्या लिखेंगे 13 लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहां से जो आप एक्स का मान निकालेंगे यहां से एक्स का मान निकालेंगे, ये सेवंथ मिनिमा की पोजीशन होगी, सेवंथ मिनिमा की पोजीशन होगी। समझ गया क्या बेटा बात को? सर समझ गया, आसान सी चीज है। अब देखो कि हम दोनों के सामने, अभी हमने एक स्लिट के सामने पट्टी रखी थी, अगर हम दोनों के सामने पट्टी रख दें तो अब पिछले केस में जिन बच्चों को कंफ्यूजन रह गया है वो अब इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें, ठीक है, कहां पर ध्यान दें? इधर। देखो पथांतर जो हम लिखते हैं S2P माइनस S1P, कितना होता है? एक्स डी बाई डी, कब? एयर में, जब हवा थी, कोई कांच वाच की पट्टियां नहीं रखी थी, है ना, ये एयर में, ये हमें पता है, एयर में, ये हमें पता है, ठीक है। एयर। अब हमने कांच की पट्टियां रख दी, एक इधर रख दी और एक नीचे भी रख रहे हैं दोस्तों, एक कांच की पट्टी हमने नीचे भी रख दी, दोनों जगह रख दी कांच की पट्टी। तो पिछले केस में जिसको कंफ्यूजन रह गया बेटा वो इस केस में ज्यादा जोर से ध्यान दें, किससे ध्यान दें? ज्यादा जोर से। तो हमने कहा कि इस केस में इस पट्टी की चौड़ाई कितनी है? T1, अपवर्तनांक कितना? μ1, 2 है ना, तो इस पट्टी की चौड़ाई कितनी? T2, अपवर्तनांक कितना? μ2, अपवर्तनांक कितना? μ2। तो हम पथांतर लिख रहे हैं, पथांतर क्या लिख रहे हैं? पथांतर, ठीक है, पथांतर इस पॉइंट पर। तो देखो दूसरी वाली किरण को देखो, ये पहली किरण और ये दूसरी किरण, अपन क्या लिखेंगे? फिर से लिख देता हूं मैं लैंग्वेज में, किरण, किरण 2 का प्रकाश पथ, प्रकाश पथ माइनस किरण 1 का प्रकाश पथ, प्रकाश पथ, किरण 1 का प्रकाश पथ। तो पथांतर इज इक्वल टू कितना हुआ? किरण 2 तो है, प्रकाश पथ कितना है? तो पहले तो देखो दो माध्यम में चल रही है, इस किरण को हवे में भी जाना है और कांच में भी जाना है। हवे में बेटा अब ये मत कहना सर टेढ़ी जा रही है, टी कैसे? बेटा बहुत कम होता है, पट्टी की चौड़ाई बहुत कम होती है माइक्रोमीटर में, तो इसके अंदर टेढ़ा सीधा मत समझना कि सर टी तो ये है, प्रकाश किरण इतना चली है ना, तो ऐसे में सोचना कि सर पट्टी की चौड़ाई तो टी इतनी है, प्रकाश किरण सीधी चली। ये पट्टी बहुत पतली होती है और स्लिट भी ना बहुत पास पास होती है। एक्चुअली स्लिट कैसे होती है बेटा? बहुत पास पास, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि आपको समझ में आए इसलिए हमने स्लिट दूर दूर बनाई हुई है, अन्यथा ये बहुत पास पास होती है, बिल्कुल एक स्लिट यहाँ पर है, एक स्लिट यहाँ पर, इतनी पास होती है, बहुत पास पास होती है ना, तो टेढ़ा दिमाग मत लगाना। तो प्रकाश कण दो को दो माध्यम में चलना है, हवा में और कांच में, हवा में कांच में। तो प्रकाश पथ अपन क्या लिखते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक इनटू माध्यम में चली गई दूरी। तो इस प्रकाश कण को माध्यम क्या है? हवा, हवा में कितनी दूरी चलना है? तो हम कहेंगे S2P टोटल थी, उसमें से T2 तो चलना है किसमें? कांच में। और प्लस ये हवा में चलनी प्लस कांच में, कांच में कितनी चलनी है? कांच का प्रकाश पथ, तो कांच का अपवर्तनांक कितना? μ2, और कांच में कितनी दूरी चलनी है? कांच में कितनी दूरी चलनी है बेटा? T2। तो ये प्रकाश किरण 1 का प्रकाश पथ हो गया, माइनस प्रकाश किरण 2 का प्रकाश पथ लिखेंगे, ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये आप लिखो, चेष्टा करो अपनी कॉपी में लिखने की, कका चेष्टा बको ध्यानम। लिखो, सोच उसी तरीके से, S1 से जाना है भैया P, S1 से कटे जाना है P, तो T1 चलना है कांच में, बचा हुआ हवे में, तो हवे में कितना चलना है? तो हवे का प्रकाश पथ कितना होगा? हवे का अपवर्तनांक इनटू हवे में चली गई दूरी S1P माइनस T1, S1P माइनस T1, ठीक है, T1 हटा दो क्योंकि कांच में चलना है, तो ये तो हवे वाली होगी, हवे में, प्लस कांच में कितना चलना है? तो कांच का प्रकाश पथ, प्रकाश का क्या होता है? कांच का अपवर्तनांक कितना है? μ1 इंटू T, ऐसा। तो पथ अंतर का मान कितना होगा? डेल्टा इज इक्वल टू, हम इसको सिंप्लीफाई करेगा तो S2P माइनस के में से T कॉमन ले लो तो μ2, T1 कॉमन, T2 कॉमन ले लो, माइनस T2 कॉमन ले लो तो μ2 माइनस 1, μ2 माइनस 1, माइनस से इधर गुणा करो तो S1P, और इधर से ये आ जाएगा प्लस, अच्छा इधर से μ2 प्लस का है भाई, T कॉमन लिया प्लस का, ये प्लस का ही रहेगा, है ना, ऐसा। इधर S2P ये माइनस, ये कितना आ जाएगा? इसमें से हमने गुणा किया तो T1 कॉमन ले लिया, T1 कॉमन ले लिया, μ1 माइनस 1, ठीक है, कैलकुलेशन है मात्र, ये कैलकुलेशन मात्र है, T1 प्लस का था माइनस 1, यस। तो अब पथांतर हमने बीच अंदर से गुणा किया अपन ने, तो पथांतर हम लिखें तो ये हो गया S2P माइनस S1P प्लस प्लस T2 इंटू μ2 माइनस 1 माइनस T1 इंटू μ1 माइनस 1, μ1 माइनस 1। अब इसको हम क्या कह देता है? इसको हम कह देता है x बाई डी, एक्स डी बाई डी। तो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी है, इसकी वैल्यू एयर में पथांतर एक्स डी बाई डी, और ये कितना हो गया? प्लस का T2 μ2 माइनस 1 माइनस T1 μ माइनस 1, ये अपना पथांतर हो गया। एक बार कैलकुलेशन बेटा चेक कर लो, यहाँ पर हमने सही लिखा है ना, माइनस से गुणा किया तो माइनस का ही हो गया, तो यहाँ माइनस से तो म्यू माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ही रहेगा, सही है कैलकुलेशन। पागल हुआ कह रहा है सर हम पागल नहीं है, आई एम ऋतिक प्रजापति। तो भाई तुमने नाम क्यों रख रखा है अपना पागल? ये पथांतर आ गया इस केस में। तो पथांतर कितना मिला? सर जी हमको पथांतर बड़ा मजेदार मिला है, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स डी वाई कैपिटल डी, एक्स डी वाई कैपिटल डी प्लस ओ माय गॉड μ2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस μ1 माइनस 1 इंटू T1 इंटू T1, ये पथांतर, ये अपना पथांतर है। अब कोई कहे कि हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा बीच में ही बने, ठीक है, यदि हम
सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पर ही बनवाना चाहें, सेंटर पर ही बनवाना चाहें। देखो इस केस में मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कहां से होगा, ऊपर या नीचे, तो इस केस में हम कुछ नहीं कह सकते, ये डिपेंड करेगा बेटा किस पर, म्यू1 T1 म्यू2 T2 के मान पर ये डिपेंड करेगा। तो क्योंकि इसको भी डेंसर मीडियम में चलना है, इसको भी डेंसर मीडियम में भी चलना है ना, ऊपर वाली को भी कांच में चलना है, नीचे को भी कांच में चलना, हो सकता है इसका प्रभाव बराबर है तो ये बीच में मिल जाए, हो सकता है ये ज्यादा डेंसर हो, इसको ज्यादा कठिनाई हो रही हो चलने में और इसको कम कठिनाई हो तो ये कहेगी कि तुम कम चल लो, तुम्हें कम कठिनाई है, हम ज्यादा चल लेंगे। हो सकता है ये वाली प्रकाश को ज्यादा कठिनाई हो चलने में, यहाँ चलने में ज्यादा कठिनाई हो तो ये क्या बोलेगी कि तुम कम चल लो, हम ज्यादा चल लेते हैं, यहाँ मिल लेंगे, चलो यहाँ मिल लेंगे। ये वही कहानी ना कि दो दोस्त मिल रहे हैं, दो दोस्त घर से निकले, एक का घर इधर, एक का घर इधर, एक का घर इधर, एक का घर इधर, मिलने निकले, ठीक है। ये लफुआ पैदल आ रहा है, ये लफुआ पैदल आ रहा है चल के, और ये फगुनिया साइकिल से आ रही है, साइकिल से, तो ये क्या ठीक बीच में मिलेंगे क्या, ठीक बीच में मिलेंगे क्या? आप कहेंगे ये साइकिल से आ रही है, पैदल आ रहा है, दोनों में इतनी तो समझदारी है कि बेचारा ये लफुआ पैदल चल के आ रहा है तो कम चल पाएगा, तो ये ज्यादा चल जाएगी, ये ज्यादा चल जाएगी, यहाँ पर कहीं मिल लेंगे, है ना। फिजिक्स की नोटबुक एक्सचेंज करनी थी तो फिजिक्स की नोटबुक एक्सचेंज करके लौट आएंगे, समझ रहे हो नहीं समझ? तो ये साइकिल से और ये पैदल, तो ये कम दूरी चलेगा, ज्यादा दूरी चलेगा, यहाँ पर कहीं मिल लेंगे। हमने दोनों के पास इस लफुआ भी किसी से साइकिल मांग लेता तो, लफुआ भी किसी से साइकिल मांग लेता तो बेटा दो संभावनाएं, तीन संभावनाएं थी कि ठीक बीच में मिले, दोनों एक ही रफ्तार से साइकिल चलाएं, दोनों ही एक ही रफ्तार से साइकिल चलाएं, ठीक बीच में मिले, ठीक बीच में मिले, ठीक है। ये धीमे धीमे साइकिल चलाए, तेज साइकिल चलाए तो यहाँ पर कहीं मिल जाएंगे, यहाँ पर कहीं मिल जाएंगे। या ये अरे मिलने जाना, ये ज्यादा तेज साइकिल चलाए, धीमे धीमे साइकिल चला के कहाँ फंस गए ऐसे, तो ये कम दूरी और ये ज्यादा दूरी, समझ रहे हो बेटा। तो हम चाहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पर ही बनवाना, सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पर ही बनवाना। तो पहले तो पथांतर किसके लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पथांतर कितना हो गया 0, और हम बीच में बनवाना है, बीच में बनवाना है, अर्थात यहां पर बनवाना है, दिस इज द बीच, ये बीच है, तो भैया x का मान कितना, बीच में बनवाना है तो x का मान भाई साहब 0, बीच में बनवाना है तो x बराबर भी कितना 0 0, तो संबंध हमें क्या मिल जाएगा, ओ लफुआ इधर ध्यान, संबंध हमको क्या मिल जाएगा, ये 0, x का मान 0 d/d, 0 इंटू d बाय कैपिटल T प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस μ1 माइनस 1 इंटू T1, ये सब 0 हो गया तो हमको रिलेशन मिलेगा μ2 माइनस 1 इंटू T2 इज इक्वल टू μ1 माइनस 1 इंटू T1। बोलो लफुआ क्लियर है, समझ गया बेटा बात को, समझ। अगर हमें निकालनी होती चौथे मैक्सिमा की स्थिति तो पथांतर जगह हम 4 लैम्डा लिख देते, 4 लैम्डा, ठीक है, बस पथांतर बदल जाता है ना, और सारे कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। सर और कुछ चेंजेस करो, आप में हिम्मत है तो, हमने कहा आओ हम चेंजेस और करते हैं इसमें, ये सब है ये सब तो सेम ही रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं भैया, इनके बीच में देखना भाई, पहले पट्टी रखी थी, अब हम क्या कर रहे हैं बबुआ, ओ बबुआ, अब हम अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर कोई माध्यम भर देते हैं, इसको पानी में डुबा दिया, किसी माध्यम में डुबा दिया हमने इसको, यहां पर क्या भर दिया, कोई माध्यम भर दिया, किस कलर से भरूं माध्यम, सर हरे कलर का माध्यम भरो, हरे कलर का, अरे तेरी की ये पूरा चीज ही हम किसी माध्यम में डुबा दिए, जो पूरा सेटअप था ना बाई डीएससी का, इसको हम लेके किसी माध्यम में डुबा दिए, पूरा सेटअप डुबा दिया किसी माध्यम में, म्यू माध्यम का वर्तमान भर दिया, म्यू माध्यम का वर्तमान। आपको सर इधर नहीं, हमने इधर भी भरा है, इधर भी भरा है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो दूरियां बराबर है ना, सिमेट्रिकल है, सोच दूरियां बराबर है, कभी अलग होंगी तो हम देख लेंगे, बरत लेंगे, अभी तो जितनी दूरी इसकी इतनी दूरी उसकी माध्यम भी भरा रहे तो भी पथांतर सेम ही रहेगा। क्या पता सर जी आलिया का नंबर लेना, आलिया का नंबर लेना, आलिया फोन नहीं चलाती है। चलिए तो शुरू करें, तो देखो कितना आसान बेटा, प्रकाश कण 2, अब देखो प्रकाश कण 2 है, अब इसको म्यू माध्यम में कितना चलना है, म्यू माध्यम में कितना चलना है, S2P माइनस T2, समझ गए, फंडा नहीं बदला, पहले एयर में चल रही थी, एयर में, तो एयर में कितनी चल रही थी सर, S2P माइनस T, प्रकाश पथ कितना, 1 से गुणा कर दो, माध्यम का वर्तनांक इंटू माध्यम में दूरी, ठीक है। अब हमने कहा एयर में नहीं चल रही, इसको म्यू माध्यम में डुबा दिया, हमने कहा म्यू से गुणा कर दो, क्या दिक्कत है, म्यू से गुणा कर दो, म्यू माध्यम में डुबा दिया, समझ गया ना बेटा बात को। प्लस इसको कांच में कितना चलना है, कांच में चलना है इसको T2, तो μ2 इंटू T2 माइनस ऊपर वाली कण को, इसमें कितना चलना है हरे कलर में, तो हरे कलर में चलना है S1P माइनस T, तो ये तो वास्तविक दूरी हो गई इंटू हरे कलर के माध्यम का वर्तनांक कितना बेटा, म्यू से गुणा कर दिया, तो ये हरे कलर के माध्यम में प्रकाश पथ हो गया, क्या हो गया प्रकाश पथ, प्लस कांच में कितना चलना है T1, तो यहाँ μ1 इंटू T1 क्या हो गया बेटा, प्रकाश पथ कितना म्यू इंटू टी, ठीक है। तो डेल्टा का मान आप याद करोगे तो डेल्टा का मान आ जाएगा म्यू इंटू S2P माइनस S1P, अब तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, प्लस प्लस कितना हो जाएगा, T2 कॉमन ले लो, यहाँ से T2 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा μ2 माइनस μ1, माइनस म्यू, ठीक है, और माइनस का यहाँ से T1 कॉमन ले लो तो μ1 माइनस का म्यू। बेटा परेशान मत होना कि ये क्या कर दिया है ना, ये बेसिक कैलकुलेशन है भैया, हमने इसका गुणा किया, इधर गुणा किया, ठीक है, माइनस के अंदर गुणा किया, बस रीअरेंज करके लिखा है ना, तो यहाँ म्यू टू T2 फिर म्यू इंटू T2, तो T2 इन दोनों में से कॉमन आ जाएंगे, तो इधर बचेगा म्यू टू, इधर बचेगा माइनस का म्यू, ठीक है, ये प्रकाश पथ हो गया।
अब वही मेन चीज इसमें ये पूछते सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा। हमने कहा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पथांतर कर देते हैं हम जीरो। सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा ये जानना है तो पथांतर को कितना कर दो भैया, जीरो कर दो, पता चल जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा कटे बना। ठीक है बस, क्या समझ गया बेटा बात को? 3 एग्जांपल ले लिया हमने, 3 एग्जांपल ले लिए, थम्स अप हो जाएगा। बोर्ड वोर्ड के लिए जरूरी नहीं है भैया, बोर्ड में नहीं पूछेंगे, बोर्ड में नहीं पूछेंगे सब। सर लावा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताइए बेटा, पहले तो ना थूक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ, थूक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना पाओ, या थू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ना उसका पागल, हर चीज का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ। लावा एक प्रकार का होता है का? तो सर गोबर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ, तो घन चक्कर चंपट। अब देखो बेटा और वेरिएशंस इसमें, अगर 3 स्लिट हो, यदि बाई डी एस ई में 3 स्लिट्स हों, बाई डी एस ई में कहा बबुआ 3 स्लिट्स हों मतलब 3 छिद्र हो, तो क्या बनेगा, तो क्या होगा? हमने कहा आइए देखते हैं, आइए भाई देखते हैं। पर्दा नसी को बेपर्दा न कर दो तो, आइए आओ 3 स्लिट्स वाला केस ध्यान से साथ देना मेरा। वेरी गुड वेरी गुड। हमने कहा एक स्लेट यहां पर है, दूसरी स्लेट यहां पर है, तीसरी स्लेट यहां पर है, 3 गो छेदा है यहां पर, 3 गो होल्स हैं बेटा। ठीक है, इसका नाम दिया हमने धत तेरी की, इसका नाम दिया हमने S1, इसका नाम दिया है S2 बीच वाली का, इसका नाम दिया है S3, इसका नाम दिया है S3। ठीक है, चलो हमें व्यक्तीकरण करवाना है, हमें व्यक्तीकरण करवाना है। सेंट्रल पर तीव्रता निकालनी है, सेंटर पर तीव्रता बतानी है कि कितनी होगी सेंटर पर तीव्रता। तो अब देखना, समझना ध्यान से। तो देखो कुछ नहीं करना है, 3 है ना, 3 है, हम पहले 2 को जोड़ लेंगे फिर तीसरे को, है ना, ये तो पता है ना बेटा कि अगर हमें 3, हमने कहा 6 + 4 + 9 3 को जोड़ना, तो हम पहले कोई भी 2 जोड़ लेंगे। चलो हमने पहले दोनों जोड़ लिए तो कितना हो गया 15, फिर 4, फिर कितना आ गया जोड़ के 19 आ गया। ऐसे ही सदस्य में अगर हमें 3 सदस्य जोड़ना है तो अपन क्या करते हैं, 3 सदस्य जोड़ना है तो अपन क्या करते हैं, सदस्य A + सदस्य B + सदस्य C। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ के एक बना लिए, मान लीजिए सदस्य R बन गया, प्लस इसमें हम C जोड़ दिए, सदस्य के आगे R डैश। तो 3 हो 4 हो 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले हम 2 को जोड़ देंगे तो 2 से 3 रह जाएंगे। मतलब पहले मान लीजिए 4 चीजें 6 8 2 12, 4 नहीं 5 है 5, तो हमने कहा पहले इन 2 को जोड़ लो, कितना आ गया 11 + 8 + 2 + 12, फिर इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 19 + 2 + 12 + 12, फिर इन 2 को जोड़ लो, कितना हो गया 21 + 12, फिर इन दोनों को जोड़ लो, कितना होगा 33, है ना। कितनी भी स्लिट्स बनी रहे। जोड़ने के तरीके के लिए आपको क्या चाहिए, किन्हीं भी 2 को जोड़ना है, 2 को जोड़ के अगर आपको परिणामी तीव्रता निकालनी है तो अपन क्या कहते हैं बेटा, ये भी बोर्ड वोर्ड के लिए नहीं है, ये इन जनरल जेईई मेंस में भी 3 वाला कम ही आता है, कम ही चांस है। अच्छे सवाल पूछना होगा तो हो सकता दे दे, नहीं तो 3 इन वाले पूछने के चांस ना एडवांस में ज्यादा होते हैं। ठीक है सर, तो अपन क्या करते हैं पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। एक प्रकाश की किरण यहाँ आई, यहाँ मिली, दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से आई, यहाँ मिली, यहाँ मिली। ठीक है, अब हमें इनको जोड़ना है, तो हमें इनको जोड़ने के लिए इनके बीच में पथांतर चाहिए होगा। ये दूरी कितनी है, डी है, ये दूरी कितनी है, डी है। ठीक है, हमको क्या चाहिए भाई साहब, पथांतर चाहिए। पथांतर कैसे निकालेगा भैया, ठीक है, तो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे। इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से देखो, हमने कहा इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ना है। तो हम एक चीज देखें भाई साहब, एक चीज देखें कि S1 और S2 के मध्य कलांतर तो कितना है, शून्य है। S1 और S2 के मध्य कलांतर पथांतर की बात करें, S1 और S2 के मध्य पथांतर देखो कितना है, फिर हम कलांतर की बात करेंगे। S1 और S2 के मध्य पथांतर कितना है, देखो जरा, S1 और S2 के मध्य पथांतर कितना है, देखो जरा। तो सर इनके मध्य तो कोई पथांतर ही नहीं है, इनके मध्य तो कोई पथांतर ही नहीं है, दिख रहा है क्या? S1 S2 के मध्य, S1 व S3 के मध्य कोई पथांतर नहीं है, कोई पथांतर नहीं है। देखो जितना इसको चलना है उतना ही उसको चलना है, उतना ही उसको चलना है, बराबर बराबर चलना है ना, सिमेट्रिकल है। S1 S3 के मध्य कोई पथांतर नहीं है, इसको चलना है, देखो बिल्कुल सिमेट्रिकल। ये वाली दूरी भी डी है बेटा, है ना, दोनों दूरी कितनी है, डी डी है, दोनों दूरियां कितनी है, डी डी है। तो हमने कहा इसके और इसके मध्य कोई पथांतर नहीं है, जितना इसको चलना है उतना इसको चलना है। तो हमने कहा S1 S2 के मध्य कोई पथांतर नहीं है, अतः S1 व S3 के मध्य कोई कलांतर नहीं है, कोई कलांतर नहीं है, कोई कलांतर नहीं है, अर्थात कलांतर शून्य है, अर्थात कलांतर शून्य है। कलांतर बराबर कितना है, 0 है। हमने कहा ओ माय गॉड कलांतर 0 होगा, हमने कहा कलांतर 0 है। हमने कहा अगर कलांतर 0 है तो परिणामी तीव्रता IR इक्वल टू हम क्या लिख लेगा, I1 I3 प्लस I1 I3, 1 और 3 को जोड़ रहे हैं, 1 और 3 को जोड़ रहे हैं, प्लस 2 √I1 इंटू cos ऑफ 0 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, I रिजल्टेंट का वैल्यू अंडर द रूट I1। जानते हैं ना कलांतर नहीं है, समान कलाम है, तो परिणामी तीव्रता मैक्सिमम। ये I आ गया किसका, इन दोनों का I आ गया। ठीक है, अब अपन S2 और S3 के मध्य, अब अपन क्या करते हैं, S2 S3 का एक आ गया परिणामी, ये किसका आ गया, 2 का 3 का परिणामी आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन I R किसका 2 3 का व I किसका 2 का,
इनको जोड़ देंगे, इनके मध्य कलांतर ज्ञात करके, इनके मध्य कलांतर ज्ञात करके इनको ऐड कर देंगे, ज्ञात करके इनकी परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे, परिणामी तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। कलांतर ज्ञात करके इनके मध्य बेटा अपन क्या कर लेंगे, परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आपको जो भी जानकारी होंगी सारी सवाल में दी जाएंगी, जो भी जानकारी होंगी बेटा सवाल में दी जाएंगी। ठीक है, हम इस पर क्वेश्चंस इस पीपीटी में है 3 स्लाइड का, नहीं हम कल ले आएंगे प्रॉपर सवाल वैल्यूज के साथ। इसमें इतना चलिए। आगे बढ़ता हूँ। अब इसके बाद बेटा वो सवाल में जानकारी दी जाएगी, एक्स दूरी पर हो, किसी भी जगह हो, हमें बस वो ज्ञात करना है कि पथांतर कितना है, पथांतर से हमें क्या मिल जाएगा, कलांतर, पथांतर से बेटा हमें क्या मिल जाएगा, कलांतर, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, उस सवाल में जानकारी दी जाएगी। हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले आएंगे, इसके ऊपर शुरू करवाते हैं। सर दोनों जगह सेम ही लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, I13 है बेटा, 13 का ये किसका, 1 का एंड 3 का, 1 का एंड 3 का। वैसे सर हम यहाँ पर पथांतर ज्ञात करना चाहें तो कर नहीं सकते हैं का, हम पथांतर यहाँ ज्ञात करना चाहें तो कर नहीं सकते हैं, हम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर वो थोड़े से ना डी वगैरह के और मान हो, जैसे हम कहें कि चलो पथांतर ज्ञात करके बताओ, इस केस में जो भी आ रहा हो, S2 व S1 के बीच पथांतर, S1 व S2 के बीच पथांतर, तो पथांतर निकालने का तो बेसिक तरीका है ना अपना, पथांतर ज्ञात करने का बिल्कुल बेसिक तरीका क्या है सर, क्या है, हमने कहा पथांतर कितना हो जाएगा, S1 का पथ माइनस S2 का पथ। सर S1 का पथ कितना, तो S1 का पथ हम कहेंगे ये पथ हो जाएगा अंडर द रूट कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, माइनस S2 का पथ कितना है, कैपिटल D है, कितना है, कैपिटल D। सर ये कैसे, हम क्या देख लो ना, ये 90 डिग्री, ए वाली लंबाई कितनी होती है सर, ये वाली लंबाई होती है कैपिटल D, ए वाली लंबाई कितनी होती है, कैपिटल D, AD है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी अंडर द रूट D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, तो पथांतर की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर हटाओ, ये D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस D, ई का ई स्क्वायर क्यों लगा दिया मैं तुमने यार, पथ लिख रहा है ना, तो अंडर द रूट D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस का D। ठीक है, तो बेसिकली कितना आ गया, D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 माइनस का D, इस प्रकार से। अब हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वगैरह ले लें तो आप इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो। चलो मैंने इसमें से क्या किया, D कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया बेटा, D, तो D बाहर आ गया, D रूट के बाहर आ गया, तो अच्छा गणित के विद्यार्थी तो हो, लेकिन कई बार चलो हम D स्क्वायर बाहर ले रहे हैं, इसमें से D स्क्वायर बाहर लिया तो 1 प्लस D स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, देखना बेटा ध्यान से देखना, ये पावर कितना 1/2 है, माइनस का कितना है D, माइनस का कितना है D, माइनस का D। ठीक है, पावर यहाँ पर है बेटा 1/2, पावर इधर है 1/2। ठीक है, अब देखो दोस्तों, तो इसमें से पथांतर इज इक्वल टू एक कैपिटल D बाहर आएगा, यस सर कैपिटल D बाहर आ जाएगा, है ना, स्क्वायर है रूट है, इधर से क्या बचेगा 1 प्लस D स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, 1 प्लस D स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 माइनस का D। अब देखो अपन जानते हैं 1 प्लस x का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, जानते हो ना, यस सर, कब, अगर x बहुत कम है 1 से। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जो स्मॉल d है वो बहुत कम होता है कैपिटल D से, तो पथांतर इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, तो कैपिटल D है इनटू 1 प्लस पावर 1/2 को आगे बुला लो, तो D स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर माइनस का D, यहाँ गुणा करो तो पथांतर इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल D प्लस कैपिटल D इनटू D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2D स्क्वायर माइनस D, तो D से D टाटा बाय हो गया, एक D से D कट गया, तो कितना आ गया D स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल D। ये पथांतर आप ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको पथांतर मिल गया भैया, ये आपको पथांतर मिल गया ऐसा। ये पथांतर किसके बीच में मिला है, किसके बीच में मिला है, ये पथांतर मिला है 1 व 2 के बीच, और यही पथांतर होगा 2 और 3 के बीच, तथा यही पथांतर 2 व 3 के बीच होगा। कैसे सर, सिमेट्री से, जैसा पथ बेटा 1 का है वैसे ही बिल्कुल 3 का है, ठीक है, तो इनके मध्य पथांतर, इनके मध्य पथांतर, लेकिन इनके मध्य पथांतर नहीं है, इनके मध्य पथांतर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा। चलिए, अच्छा देखो पथांतर में क्या होता है कि कोई आगे कोई पीछे, सुनना ध्यान से, पथांतर में क्या होता है, कोई तरंग आगे कोई तरंग पीछे, है ना, जैसे अपन कहते हैं ना कलांतर में कि वोल्टेज करंट से इतना आगे है या करंट वोल्टेज से इतना पीछे है, ऐसा होता था ना, तो पथांतर है तो कलांतर भी होगा, पथांतर है बेटा तो कलांतर भी होगा। कलांतर में हम क्या कहते हैं कि आगे पीछे, तो यहाँ पर पथांतर में हम कहें कि कौन आगे कौन पीछे कैसे देखोगे, कौन आगे कौन पीछे कैसे देखोगे, तो हम कहें इस पॉइंट से पूछो, इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, है ना, तरंगे यहाँ आ रही हैं, इससे पूछो कि 1 और 2 में से, अच्छा जैसे हम पूछे 1 और 3 में से, इस आदमी से पूछो कौन पहले पहुंचेगी, S1 या S3, तो बोलेगा साथ साथ आ जाएंगे, दोनों के रास्ते जैसे हैं, साथ साथ आ जाएंगे, तो इनके मध्य पथांतर कितना, सुन। लेकिन हम पूछें S1 और S2 में से कि यहाँ पर कौन जल्दी पहुंच जाएगी, क्या बताइएगा,
1 और 2 में से पूछे यहां कौन जल्दी आएगा, तो ऑब्वियसली बेटा 2 जल्दी आएगा, S1 पीछे रह जाएगा। अगर यहां से चलें तो जल्दी कौन पहुंच जाएगा? सर आज आप भी वीडियो कॉल कर, बेटा क्या मिलेगा वीडियो कॉल करके, है ना? S2 जल्दी पहुंच जाएगा, S1 पीछे रह जाएगा, तो हम कहेंगे S1 पीछे, S1 पीछे होगा, जो पीछे रह जाएगा वो पीछे, जो जल्दी पहुंच जाएगा वो आगे। S2 नहीं बेटा, S1 देखो कह रहा है S2, तुम कहां से प्रकट हुए हो बेटा? अच्छा हमने पूछा, अच्छा जल्दी कौन पहुंच जाएगा, आई एम सो सॉरी, हमने जल्दी पूछा, जल्दी कौन पहुंचेगा? S2 जल्दी पहुंचेगा, तू जल्दी पहुंच गया, S1 पीछे रहेगा, तो S1 पीछे ही है। तो पथांतर इतना है भाई, पथांतर इतना है, पीछे कौन है? S1, ठीक है ना? S1 पीछे होगा, S1 पीछे। सर इस पथांतर के कारण अगर हमें कलांतर ज्ञात करना होता तो हम कलांतर क्या कहते हैं? इट इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पथांतर, तो कलांतर इक्वल टू हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इनटू d स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल D ऐसे। तो मिल जाता कलांतर, 2 से 2 बाबा टिल्लू, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया? पाई d स्क्वायर अपॉन लैम्डा इनटू d, लैम्डा इनटू d। चलिए कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, कहाँ गड़बड़ किया होगा मास्टर आपने? नहीं किया होगा, चलो बरोबर है, आगे बढ़ जाऊँ, कैसे ऐड करेंगे? चलिए अब देखो YDSC में व्हाइट लाइट, साथ दीजिएगा हमारा व्हाइट लाइट, फिर सवाल नहीं कर पाएंगे। चलो पहले को सवाल करते हैं अपन, फिर व्हाइट लाइट पे चलेंगे। सवाल करते हैं पहले, एक स्लिट युग में, अच्छा स्लिट, देखो सुनना ध्यान, सवाल कैसे होते हैं? 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का लेजर प्रकाश एक स्लिट युग्म पर आपतित होता है तथा एक व्यतिकरण प्रारूप उत्पन्न करता है जिसमें चमकीली फ्रिंजें एक दूसरे से इतनी mm दूरी पर बनती हैं। एक दूसरा प्रकाश अन्य व्यतिकरण प्रारूप बनाता है जिसके द्वारा फ्रिंजें 7.2 दूरी पर बनती हैं। दूसरे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो, ठीक है? तो चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो ये बेसिकली क्या दिया गया है, नाम बताओगे मुझे कमेंट में, क्या दिया गया है, नाम बताओ। दूसरे के लिए तो कहा जाता है बेटा, एक बार हम कितना तरंगदैर्घ्य उपयोग कर रहे हैं? 630 नैनोमीटर, ठीक है? YDSC है यही वाला, स्लिट युग्म का मतलब 2 स्लिटें हैं, ठीक है? एक बार हमने प्रकाश उपयोग किया, मान लीजिए हरे कलर का, दूसरी बार हम कोई अलग प्रकाश उपयोग कर रहे हैं, तो तरंगदैर्घ्य बदल गई, तो बेटा सब कुछ बदल जाएगा, फ्रिंज पैटर्न वगैरह। तो हमने कहा इस बार मान लीजिए हमने रेड लाइट यूज की है ना, ऐसे एग्जांपल के लिए लैम्डा बदल रहे हैं, तो पहले केस का लैम्डा 1, दूसरे केस का लैम्डा कितना? लैम्डा 2, सारी चीजें सेम है, स्लिट के बीच की दूरी वही d है, यहाँ पर भी d थी, यहाँ पर भी d है, और पर्दे के बीच की दूरी यहाँ पर भी कैपिटल D, यहाँ पर भी कैपिटल D ही है, पर्दे के बीच की दूरी। तो आपको फ्रिंज चौड़ाई दी है, तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर हम जानते हैं लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो कैपिटल D स्मॉल d बेटा कैसे हैं? बेटा सेम है, तो हम कहें बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो बीटा 1 अपॉन बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। बीटा 1 का मान कितना? 8.1 mm, बीटा 2 का मान कितना? 7.2 mm, लैम्डा 1 का मान कितना? 630 नैनोमीटर, लैम्डा 2 का मान माने जो ये 6, तो बस यहाँ से काटा कूटा मचा देना भैया, mm से mm गया, लैम्डा 2 का मान आपको नैनोमीटर में मिल जाएगा। जरा कमेंट में जल्दी से बता दो सर, बता दो, कर लेंगे, कोई दिक्कत भाई इसमें? बरोबर, चलो अगला सवाल। यंग द्विस्लिट प्रयोग में 0.12 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित द्विस्लिट से 1 मीटर की दूरी पर फ्रिंजें बनती हैं, ज्ञात करो। यंग द्विस्लिट प्रयोग में 1 मीटर की दूरी पर फ्रिंजें बनती हैं, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। एक मीटर की दूरी पर फ्रिंजें बनती हैं, यंग द्विस्लिट प्रयोग में दूरी पर स्थित, ठीक है? तो बेटा ये किसका मान है बताओ, ये किसका मान है और ये किसका मान है? जल्दी से पढ़ के समझो, ये सवाल आपको हल करके बताना है। अभी पिछली बार कितना है बेटा? 560 नैनोमीटर, वेरी गुड। इस सवाल को हल करो। दीदी है बना किसको? अच्छा मुझे लगा यस नोट्स बेटा, जिन क्वेश्चंस पे पीवाईक्यू नहीं लिखा है वो नोट्स में लिखना है। पीवाईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये होते हैं जो अपन क्लास में करते हैं। ये तुम कभी हो सकता है कुछ बच्चों को चीज अभी समझ नहीं आ रही, जब बड़े होगे ना, तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा मास्टर सही कहता था। पीवाईक्यू में कोई सवाल ऐसा होता है ना कि नोट्स में लिखने लायक, तो मैं बोल देता हूं कि नोट्स में लिखना। अरे भाई ये हल करके बताना है, पूरा मान डी कैपिटल डी में लगे हो, तो देखो पर्दे के केंद्र से तीसरी काली पट्टी की दूरी, ठीक है? तो कैसे याद रखो, काली पट्टी की बात कर रहे हैं, कैसे याद करो? देखो पथांतर किसके लिए? मिनिमा के लिए, ठीक है? अपन क्या लिखते हैं? 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2, ठीक है? पथांतर का मान कितना? x डी बाई डी, तो ये 2n की जगह अपन 3 ले लेंगे, -1 इंटू लैम्डा बाय 2, तो x का मान, x क्या बताता है? स्थिति, तो ये हो गया 5 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2d। ये पोजीशन मिल जाएगी किसकी? थर्ड मिनिमा की पोजीशन। देखो नॉर्मल केस में जब कोई अतरंगी काम नहीं किया है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं किया बेटा, तो पथांतर डेल्टा बराबर x डी बाई डी। और मीन्स में छेड़छाड़ नहीं करता ज्यादा, एडवांस में करेंगे कि बीच में पानी भर दिया, स्लिट के सामने पट्टी रख दी, इधर पट्टी रख दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, है ना, 3 स्लिट ले ली, ये इन जनरल मीन्स में कम करते हैं, एडवांस में करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया भाई। अब देखो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तो पथांतर किसके लिए क्या पूछा है? चमकीली डेल्टा मैक्सिमा के लिए हम क्या लिखता है? एन लैम्डा। अब पथांतर का मान वही x डी बाई डी, एन का मान कितना? 3 इंटू लैम्डा, तो x का मान कितना आ गया? 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन छोटका d। ये पोजीशन किसकी आई? ये x बता रहा है किसका? थर्ड
थर्ड मैक्सिमा की स्थिति कहां से, सेंटर लाइन से। ये पर्दा होता है ना, ये बाइडियस होता है, ये सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है। यहाँ पर क्या हो वैसा है, यहाँ पर एक होल हो वैसा है, यहाँ पर एक होल हो वैसा है, इसका नाम S1 हो वैसा है, इसका नाम S2 हो वैसा है। पूछ रहे हैं कि यहाँ से कितने दूरी पर भैया, कितने दूरी पर थर्ड मैक्सिमा, ठीक है। तो कितने दूरी ये होता है x। सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, बीच में। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए x बराबर 0, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पथांतर कितना 0। ये बेसिक सवाल होते हैं बेटा, अगर आपने इन पर अपनी पकड़ बना ली तो कोई भी सवाल हो बेटा आप कर लोगे। यदि यंग द्विस्लेट प्रयोग में स्लिट है कि तरंग दैर्घ्य इतना है तथा फ्रिंजों के मध्य की दूरी, पर्दे पर फ्रिंजों के मध्य की दूरी इतना रेडियन में है, संपूर्ण उपकरण को डुबा दिया जाए तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेटा अपॉन म्यू हो जाता है, अपॉन म्यू हो जाता है। देखो फ्रिंज चौड़ाई अपन कैसे लिखते थे, बीटा, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई अपन क्या लिखते थे, फ्रिंज चौड़ाई बटे डी, डी से भाग दे देते थे भाई, तो ये कितना आ जाता है, लैम्डा बाय डी, लैम्डा बाय डी, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि कोणीय फ्रिंज चौड़ाई है, ठीक है, ये समानुपाती है किसके, लैम्डा, लैम्डा पर निर्भर करता है, ठीक है। डी तो सेम है, डी तो सेम है, ठीक है। वैसे अपन को पता है कि कोणीय फ्रिंज चौड़ाई इन मीडियम इज इक्वल टू कितना होता है, फ्रिंज चौड़ाई कौन सी कोणीय ले लो, कोणीय किसमें, एयर में या वैक्यूम में डिवाइड बाय म्यू। जब हम मीडियम में जाते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई, तरंग दैर्घ्य सब कम हो जाते हैं। मैंने बताया था कि आप खुली रोड पे चल रहे हैं, फिर आप पानी में चल रहे हैं, तो पानी में छोटे छोटे कदम ले पाते हैं और खुली एयर में बड़ी बड़ी कदम ले लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है ना। बीटा के लिए भी बताया था कि बीटा किसमें, मीडियम में, बीटा किसमें मीडियम में इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बीटा इंटू एयर, बीटा इंटू एयर अपॉन म्यू ऑफ द मीडियम। तो वही कोणीय चौड़ाई के लिए रहेगा, तो कोणीय चौड़ाई किसमें, मीडियम में इज इक्वल टू 0.2 डिग्री डिवाइड बाय 4/3 डिवाइड बाय 4/3। तो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे ना बस उनके एप्लीकेशन के लिए। अब देखो पर्दे के एक बिंदु पर दो व्यतिकरण तरंगों के मध्य पथांतर इतना, पथांतर तरंग दैर्घ्य का इतना गुना है। यदि पथांतर इतना हो तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, पथांतर इतना हो तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो ये क्या, ये तो आसान सा, पथांतर इज इक्वल टू कितना कह रहे हैं, 171.5 टाइम्स लैम्डा, ठीक है, यही कह रहे हैं ना, ये तो आसान सवाल है। सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 171.5 टाइम्स लैम्डा, है ना। तो ये तो कोई सवाल नहीं है, लैम्डा का मान निकालना है। पथांतर दिया है और पथांतर के बारे में एक जानकारी और दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दी, थैंक यू। यंग के प्रयोग में दो स्रोतों के मध्य दूरी इतनी है, स्रोत पर्दे के बीच की दूरी इतनी है, तरंग दैर्घ्य इतनी है, तो पहली काली फ्रिंज की कोणीय स्थिति, पहले काली फ्रिंज की कोणीय स्थिति, ठीक है। तो देखो बेटा कोणीय स्थिति क्या होती है, कोणीय स्थिति सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, कोणीय स्थिति इज इक्वल टू स्थिति अपॉन कैपिटल डी, मतलब एक्स बाय कैपिटल डी। अब देखो ये कह रहे हैं काली फ्रिंज के लिए, तो पथांतर कितना होता है, काली फ्रिंज मतलब मिनिमा, पथांतर कितना होता है भाई साहब मिनिमा के लिए, तो मिनिमा के लिए पथांतर होता है 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2, ठीक है। इसको हम लिखेंगे x डी बाई डी, n का मान कितना, पहली काली फ्रिंज, तो 2n का मान कितना 1 - 1 इंटू लैम्डा बाय 2, तो x अपॉन कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना है, लैम्डा बाय 2 है, तो स्मॉल डी का मान, सॉरी x अपॉन कैपिटल डी को यहाँ पर कोणीय स्थिति कह रहे हैं, x अपॉन कैपिटल डी, इसका मान कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2, इसको अपन कह रहे हैं कोणीय स्थिति, कोणीय स्थिति। आइए कुछ सवाल अपन और करते हैं। एक प्रकाश स्रोत की दो पतली स्लिटों से प्रति व्यतिकरण में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तो चलिए बेटा सॉल्व कीजिए, कोशिश करो क्या है। जिनका व्यतिकरण प्रारूप पर्दे पर प्राप्त होता है, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, के मध्य पथांतर ज्ञात करना है। देखो जहां पर भी दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी तो पथांतर मैक्सिमा के लिए अपन क्या लिखते हैं, n इंटू लैम्डा, अब कौन सी दीप्त है ये नहीं बताया है, ठीक है। अब पथांतर का मान अपन क्या लिखते हैं, x डी बाई डी, सॉरी x स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। सबका मान दिया, कितनी दूरी पर मिलती है, x का मान 1.27 mm नहीं mm, d का मान कितना है 1 mm, कैपिटल D का मान कितना है 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, लैम्डा का मान कितना दिया गया है 6328 नैनोमीटर इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। यहां से n का मान निकालो भाई साहब, n का मान निकालो कि कौन सा मान बन रहा है। अच्छा ये तो सब करने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती, शायद नहीं पड़ती, पड़ेगी करने की जरूरत, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, हमको लगता है सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको पथांतर ज्ञात करना है ना, तो पथांतर क्या लिखते हैं अपन, x डी बाई डी, तो पथांतर इज इक्वल टू ये क्या कह रहे हैं, x का मान कितना 1.27 नैनोमीटर, नहीं 1.27 मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 इंटू सीधे इन्होंने d का भी मान दिया है 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 1 मीटर। निकालना पथांतर कितना है, सबका मान दिया। पथांतर अपन क्या लिखते हैं, किसी भी जगह डेल्टा इज इक्वल टू x डी बाई कैपिटल डी, एक केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से इतना दूरी पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, तो ये किसका मान हो गया भाई साहब, ये मान हो गया x का, ठीक है। ये किसका मान है, छोटा d का, ये किसका मान है, बड़का d का। जल्दी से निकालना, मान कितना आ रहा है, लैम्डा का मान कितना आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है, यहीं से आ जाएगा भैया, हाँ यहीं से आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, हाँ गुणा कर लो, नहीं सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती, लैम्डा आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया था। हाँ और कुछ भी थोड़ा अच्छा सवाल बना सकते थे लेकिन नहीं बनाया है। फ्रिंजों की संख्या, अच्छा चलिए, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में जब 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश से पर्दे के एक भाग में बनने वाली फ्रिंजों की संख्या 16 है, यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर कर दी जाए तो पर्दे के उसी भाग में बनने वाली फ्रिंजों की संख्या, तो बेटा देखना हमने कहा मान लीजिए ये वाली लंबाई है, यहाँ पर अलग अलग फ्रिंजें बन रही है, ठीक है।
फ्रिंज तरंग दैर्घ्य बदल देंगे तो फ्रिंज चौड़ाई बदल जाएगा। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बीटा चेंज हुआ तो लैम्डा चेंज हो गया, बीटा को चेंज किया बेटा तो लैम्डा चेंज हो गया। अभी लंबाई फिक्स है बेटा। अब यहाँ पर कितनी फ्रिंजें बन रही है मुझे ना पता, मुझे ना पता। अच्छा नहीं, सवाल में दिया है एक बार कितनी बन रही है, 16। अरे यार क्या बवाल है। ऐसे बन रही। अब दूसरी बार हमने तरंग दैर्घ्य बदल दी तो फ्रिंज चौड़ाई बदल जाएगी। दूसरी बार हमने तरंग दैर्घ्य बदल दी तो फ्रिंज चौड़ाई बदल जाएगी। तो लंबाई वही है, लंबाई वही है, लंबाई वही है। तो मान लीजिए यहाँ पर कितनी फ्रिंजें बन रही हैं, एन फ्रिंज बन रही हैं। कितनी? एन फ्रिंज। ठीक है, तो एक कुल लंबाई कितनी हो गई? एन इंटू बीटा। और इधर कितनी फ्रिंज बन रही है? मान लीजिए एम फ्रिंज बन रही है, एम। तो एम इंटू बीटा, बीटा टू बीटा वन, बीटा टू बीटा वन। ठीक है, तो एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी? बीटा वन। मान लीजिए एन फ्रिंज है तो कुल चौड़ाई कितनी हो गई? कुल लंबाई कितनी हो गई? एन इंटू बीटा वन। इधर दूसरा तरंग दैर्घ्य है तो यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई एक की कितनी है? बीटा टू। और यहाँ पर एम फ्रिंज बन रही है। कितनी फ्रिंज बन रही है? एम। तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई कितनी हो जाएगी? एम इंटू बीटा टू। तो एन इंटू बीटा वन इज इक्वल टू एम इंटू बीटा टू, एम इंटू बीटा टू। तो एन का मान कितना? 700 का उपयोग कर रहे हैं तब यहाँ 16, 16 इंटू 700 इज इक्वल टू एम। बीटा का मान कितना? ये वे यार एन इंटू बीटा का मान लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा वन कर दो यहाँ एम, लैम्डा टू इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। डी से डी गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। एन इंटू लैम्डा वन इज इक्वल टू एम इंटू लैम्डा टू। एन का मान कितना है भैया? एन का मान 16 और इसका मान कितना है? 700 नैनोमीटर। एम का मान हमें ज्ञात करना है, नहीं एम का मान हमें ज्ञात करना है। तरंग दैर्घ्य कितनी दी है? 400 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर से नैनोमीटर गया, 0 से 0 गया, 4 को 16, 16 को 28, एम बराबर कितना आ गया? 28। एम बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 28 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है ना। ऐसा समझ लो ना, एक आदमी यहाँ चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कदम रखा, और एक आदमी यहाँ चल रहा है, छोटे छोटे कदम रखा, तो लंबाई तो बराबर ही है ना। तो एन इंटू एक कदम की लंबाई इज इक्वल टू एम इंटू इसकी एक कदम की लंबाई बराबर कुल लंबाई। अब बेटा ये होमवर्क, ये नोट नहीं करना बेटा। पी वाई क्यू बिल्कुल आसान है ना। तुम क्या बताएं इस सवाल में? कुछ नहीं बता सकते। इस सवाल में अपन क्या बताएं? देखो इस सवाल को देखो। निर्वात में दो प्रकाश तरंगों की समान तरंग दैर्घ्य लैम्डा है जो कि प्रारंभ में कला में है, मतलब कोई कालांतर नहीं है। यदि प्रथम तरंग n1 अपवर्तनांक के माध्यम में l1 दूरी तय करती है, द्वितीय तरंग n2 अपवर्तनांक के माध्यम में l2 दूरी तय करती है, तो इनके मध्य कलांतर क्या होगा? तो देखो कलांतर क्या होता है बेटा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पथांतर, इंटू पथांतर। अब बस पथांतर निकाल लो, पथांतर निकाल के बताओ भैया, पथांतर निकालो। सर पथांतर होता है पथ का अंतर। पथांतर क्या होता है बेटा? पथ का अंतर। तो एक का पथ कितना है? L2 और एक का पथ कितना है? L1। एक का पथ कितना है? L2 और एक का पथ कितना है? L1। तो पथांतर हम क्या लिखेंगे? L1 माइनस L2 या L2 माइनस L1 या L2 माइनस L1। सही है या कोई गड़बड़ है इसमें? ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ है? एक का पथ कितना है? L1, एक का पथ कितना है? L2। ये सही है, इसमें कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है, जल्दी बोलो, गड़बड़ है? गड़बड़ सर इसमें गड़बड़ है। हम क्या लेते हैं? प्रकाश पथ। हम क्या लेते हैं बेटा? पथांतर में। आज ही बताया, आज ही अपन ने इसके एप्लीकेशन किए। अब देखो अपन ने एप्लीकेशन की बाई डीएससी में, है ना, तो वो तो सब एडवांस में पूछेंगे। मेंस में तो इतना ही पूछ लेते हैं कि पथांतर निकालना है। तो देखो L1 तय करता है N1 में, तो प्रकाश पथ कितना हो गया? N1 इंटू L1। L2 तय करता है N2 में, तो इसका पथ कितना हो गया? N2 इंटू L2। तो ये पथांतर हो गया भाई साहब। तो कलांतर इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पथांतर N1 L1 माइनस N2 L2। अगर ऐसा होता N2 L2 माइनस N1 L1 तो भी आंसर हो जाता। अंतर देखना, समझ गया बेटा? रे ऑप्टिक्स की डीपीपी के सॉल्यूशन का कुछ जगह मैं करता हूं बेटा, एक्चुअली हमको टाइम नहीं मिलता है क्योंकि वो डीपीपी हमने बढ़िया बढ़िया दी है, और तुम कहीं से देखोगे समझ में आएगा नहीं, और कहीं से देखोगे कुछ समझ में आएगा नहीं तुमको सॉल्यूशन में। हम कुछ करेंगे उसके लिए बेटा, समय निकाल के। यस बेटा सूरज गुप्ता, हम कुछ उसके लिए करेंगे। मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि डीपीपी अच्छी है। अभी बता देते हैं। मिरर काटने से कुछ नहीं होता, फोकस दूरी नहीं बदलती है बेटा मिरर काटने से, है ना। जैसे हमारे पास एक दर्पण है, दर्पण है ना, दर्पण है ना, फोकस दूरी जो है अनंत है, अनंत है। तोड़ दिया तो भी वैसा ही दर्पण रहेगा, तोड़ दिया तो भी वैसा ही दर्पण रहेगा। ये आपका होमवर्क ऐसा बिल्कुल अपने सवाल बिल्कुल ऐसे सवाल किया है। ये एक जगह पथांतर कितना लैम्डा, दूसरी जगह लैम्डा बाय 6। हमने शायद लैम्डा बाय 4 वाला किया था, हमने लैम्डा बाय 4 वाला किया था, यहाँ लैम्डा बाय 6 वाला है। सेम सवाल दिया किया है क्लास में? हाँ सर किया है, सेम सवाल। होमवर्क नंबर 2 और ये होमवर्क नंबर 3। व्यतिकरण में कला संबंध स्रोतों के आयाम का अनुपात दिया गया है, फ्रिंजों की अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा आयाम मैक्सिमम कितना होता है? सर मैक्सिमम आयाम होता है A1 प्लस A2। आयाम मिनिमम कितना होता है? सर मिनिमम आयाम होता है A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। ठीक है, तो आई मैक्स अपॉन आई मिन, तीव्रता क्या होती है? क्या बोलती थी तीव्रता? तुम क्या हो? अब हम कहते हैं तुम क्या हो बे? मैक्सिमम तीव्रता क्या होती है? आयाम का वर्ग। परिणामी तीव्रता क्या होगी? परिणामी अगर हमें कभी तीव्रता की बात करनी है तो परिणामी आयाम का वर्ग होगा। वर्ग तो वर्ग हो गए सर। अच्छा एक चीज बताओ, हमें वो मिरर में ना, ये मिरर में नहीं, लेंस मिरर सब जगह एप्लीकेबल है। हमें लेंस में एक केस और करवाना था, लेंस में करवा दें क्या? हमने नहीं बोला था उस दिन? हमने अलग अलग माध्यम चलाए थे, हमने कहा वस्तु क्यू वस्तु पी, बीच में माध्यम अलग अलग है, उस दिन चलाए थे। उस दिन हम एक केस और करवाना चाहते थे। आज करवा दें? आज करवा दें? बोलो। कल पेपर है। अच्छा कितने लोग कहते हैं करा दो वो थम्स अप पर वोट करो, और कितने लोग कहते हैं सर कल करा देना वो थम्स डाउन पर वोट करें? फिर कराना तो ये तो हम आज कराएंगे, कल कराएंगे। लेंस की एक्सेस को शिफ्ट करने वाला केस,
मीन्स में नहीं, एडवांस में पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा और जो केस है ना, अपन ने जो तरीके सीखे ना, आप सारे केस कर ले जाओगे, चाहे मीन्स के हो या एडवांस के। ऐसे लेंस की एक्सेस को शिफ्ट करने वाले केस, कि एक लेंस नीचे रखा है, एक ऊपर रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हाँ अरे यार कैसा फंसाए हो, कैसा फंसाए हो, कैसा फंसाए हो। चल हमको 7 मिनट दे दो, 7 मिनट, बस 7 मिनट दे दो हमको, है ना, हम हिंट दे देता है, 7 मिनट दे दो बेटा, 7 मिनट, है ना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। लेकिन देखो ये पहला लेंस, इसकी फोकस दूरी f1, दूसरा लेंस इसकी फोकस दूरी f2, दूसरा लेंस इसकी फोकस दूरी कितनी है? f2 है, ठीक है बेटा, बस हमको 4-5 मिनट दे दो, बस 4-5 मिनट, ठीक है। अब होता क्या है दोस्त, होता क्या है, ये लेंस को खिसका दिया है, लेंस को क्या कर दिया है? खिसका दिया है, एक लेंस ऊपर कर दिया, एक लेंस नीचे कर दिया। हमने कहा बवाल किया है, तो बवाल किया है, ठीक है। ऐसे लेंस को कितना खिसकाया है ये हमें सवाल में दिया जाएगा, लेंस को कितना खिसकाया है, लेंस की अक्षों के बीच की दूरी कितनी है ये हमें बेटा सवाल में बताया जाएगा कि लेंस को हमने इतनी दूर से खिसका दिया है। क्या कर दिया? खिसका दिया। मान लीजिए दूरी कितनी है? h है, मान लीजिए दूरी कितनी है? h है, ठीक है। ऐसे अब अपन क्या करेंगे, देखो पहले तो बिल्कुल सही सिंपलेस्ट रे डायग्राम, बिल्कुल सिंपल रे डायग्राम। हमने कहा ये वस्तु, ये कौन है? वस्तु, इसका प्रतिबिंब बना यहाँ। अब ये वाला प्रतिबिंब, ये वाला प्रतिबिंब इस सतह, इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। ये वाला के प्रतिबिंब क्या करेगा? इस लेंस से के लिए वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा ऐसे, और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। ये अंतिम प्रतिबिंब है, ये पहला प्रतिबिंब कितनी दूरी पर? v1 दूरी पर, v1 दूरी पर। जैसा 2 लेंस होते थे तब अपन करते थे, 2 लेंस होते थे तब अपन करते, ये वाली दूरी कितनी u, ये वाली दूरी कितनी u। तो देखो पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए हम समीकरण क्या लिखेंगे सर? पहले लेंस के लिए समीकरण लिखा जाएगा वही 1/u + 1/v1 इज इक्वल टू 1/f। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई? v1 की वैल्यू आ गई उफ अपॉन u - f, उफ अपॉन u - f, ठीक है, ठीक है सर। इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है सर? लेंसेस के बीच की दूरी सवाल में ही देंगे, और इनके बीच की दूरी अपन कितना लेते थे? पहले भी x लेते थे। कितना लेते थे बेटा? x। ये क्या कर रहे हो? हमें तुम कर रहे हो, ठीक है ऐसा। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, सवाल सॉल्व कर लो। अभी हम इसको हटा देते हैं ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बताता हूं। अच्छा पहले लेंस के लिए क्लियर है भाई सब कुछ? ठीक है, पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए सर, पहले लेंस के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, पहले लेंस के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, प्रतिबिंब का नाम कितना है? I1, प्रतिबिंब का नाम कितना है? I1। अब जो प्रतिबिंब I1 है वो इसकी अक्ष पर है क्या? प्रतिबिंब I1 है वो इसकी अक्ष पर है क्या? आप कहेंगे सर अक्ष पर तो है ही नहीं, अक्ष पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको हमने नाम दिया था बेटा एरो मेथड। इस विधि का नाम क्या दिया मैंने? एरो मेथड, कि एक एरो बना लो। क्या बना लो बेटा? एरो, ठीक है ऐसे थी। तो ये हमारी वस्तु इस लेंस की अक्ष पर, ये हमारी वस्तु इस लेंस की अक्ष पर, लेकिन वस्तु एक्चुअली पूरा एरो नहीं है, वस्तु कहाँ है? एरो की टिप पर, वस्तु कहाँ है? यहाँ पर एरो की टिप पर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका प्रतिबिंब इसमें किस जगह बनेगा हम वो बना लेते हैं, सिंपलेस्ट रे डायग्राम से, सिंपलेस्ट रे डायग्राम से किस जगह बनेगा वो बना लेते हैं, जगह। तो हम इस लेंस के लिए इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? 1/1 x - v1 + 1/v इज इक्वल टू 1/f2, 1/f2। ये f1 है, ये f2 है। तो यहाँ से बेटा हमें किसका मान मिल जाएगा? हमें v का मान मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा? v का। किसका मान मिल जाएगा बेटा? v का मान मिल जाएगा। अब देखो वास्तव में वस्तु कहाँ है? द टिप ऑफ एरो। अब हम निकालेंगे इस लेंस से आवर्धन, इस लेंस के लिए हम क्या निकालेंगे बेटा? आवर्धन निकालेंगे, इस लेंस के लिए आवर्धन। तो m इज इक्वल टू क्या होता है? -v/u, u का मान कितना? x - v1, x - v1, यस सर। तो आवर्धन m इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस का v/x - v1, ठीक है। आवर्धन की जगह अपन क्या लिखते हैं? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो -v/x - v1 ये मान हमारे पास होगा। अब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बेटा? h के बराबर, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बेटा? h के बराबर। तो li इज इक्वल टू आ गया -v/x - v1 इनटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कितनी है बेटा? h है। किसके बराबर है? lo के बराबर। तो मान लीजिए इसका जो प्रतिबिंब है तीर का, वो कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ये नीचे है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बना है, तो हम बना देंगे उल्टा। कहां बना देंगे उल्टा? और कितनी हाइट पर सर? li हाइट पर, li हाइट पर। और वस्तु वास्तव में कहां होगी? वस्तु वास्तव में एरो के टिप पर है, तो वस्तु वास्तव में यहां होगी। तो ये होगा अंतिम प्रतिबिंब, ये होगा अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम इमेज। सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया। हमने कहा आओ एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब भाई 2 मिनट दे दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। 2 मिनट में कुछ नहीं होता है। अपन कुछ ऐसा कहानी कविता तो कर नहीं रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं। तो पढ़ाई के लिए 2 मिनट नहीं दोगे तो किसके लिए दोगे? पगलू आदमी। देखो एक हमारे पास लेंस है, वैल्यूज लेके हम करवाते हैं पूरा एग्जांपल। f बराबर हमने लिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक दूसरा लेंस है, बट इनकी अक्षें अलग अलग है। इनकी अक्षें कैसी हैं? अलग अलग। इस केस में हमारे पास एक वस्तु है, कितने सेंटीमीटर पर? 30 सेंटीमीटर पर एक वस्तु है। इनकी अक्षें अलग अलग है बेटा, ठीक है। अक्षों के बीच की जो दूरी है ये हमने कहा 3 सेंटीमीटर है। h बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी फोकस दूरी हमने कहा f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। फिलहाल हमें इस लेंस से कुछ लेना देना नहीं है, पहले इस लेंस के लिए खेलो। सर इस लेंस के लिए अगर हम खेलें तो ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बन गया भैया यहाँ, ये वस्तु इसका प्रतिबिंब साफ बन गया है यहाँ पर बन गया, ठीक है। ये इमेज बन गया v1। देखो बेटा बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, एग्जाम मुझे पहले ही ना एग्जांपल से बताना चाहिए था, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ये है प्रैक्टिस। ये वाली दूरी हमने क्या कही? v1। तो v1 की वैल्यू कितनी हो गई? v1 इज इक्वल टू उफ अपॉन u - f। तो v1 इज इक्वल टू u का मान है 30 × 20 डिवाइड बाय 30 - 20 10। v1 का मान कितना है? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेंसों के बीच की दूरी भी सवाल में ही दी जाती है। तो लेंसेस के बीच की दूरी सवाल में दी गई है कितनी? 40, 80 ले लें, ज़्यादा ले लो, 120 ले लें, 120 ले लो, चलो कितना? 120 से भी ज़्यादा ले लें, नहीं 120 ले लो, 120, 160 ले लो, 160 ले लें, 150, चलो 150 ले लो, 150 सेंटीमीटर, ओके। 150 सेंटीमीटर आपको दिया गया x का मान, लेंसेस के बीच की दूरी। तो चलो यहाँ का काम खत्म, यहाँ का काम हो चुका। अब ये जो प्रतिबिंब है I1 इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। लेकिन गड़बड़ क्या है? गड़बड़ क्या है? वस्तु है ना वो लेंस की अक्ष पर नहीं है। अब तक हमेशा हमारी वस्तु लेंस की अक्ष पर होती थी, अब तक हमेशा हमारी वस्तु कहाँ होती थी? लेंस की अक्ष पर। तो अपन ने क्या जुगाड़ बिठाई है? हमने कहा इसको इससे ज्वाइन कर दो, एरो बना दो, एरो।
क्या बना दो बेटा, एरो बना दो। अब ये एरो बना दिया तो एरो का ये वाला सिरा कहाँ है, एरो का ये वाला सिरा है भैया अक्ष पर। तो हम क्या, हमारी वस्तु इतनी बड़ी है, हमारी वस्तु इतनी बड़ी है, वस्तु की लंबाई कितनी हो गई बेसिकली h विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये वस्तु की लंबाई हो गई एलो, लेकिन वस्तु वास्तव में वस्तु कहाँ है, एट द टिप ऑफ एरो, इसकी नोक पर। अब हमने कहा कि अगर अक्ष पर वस्तु होती थी, वस्तु अगर अक्ष पर होती थी तो उसका प्रतिबिंब ऐसे बन जाता था कि वस्तु इधर से यहाँ प्रतिबिंब बन गया, यहाँ प्रतिबिंब बन जाता था ना। हमने कहा यहाँ बन जाता था प्रतिबिंब, कितना दूरी पर, v दूरी पर। हमने कहा चलो v का मान निकालो, v का मान निकालो। तो देखो इस लेंस के लिए रही वस्तु की दूरी, इस लेंस के लिए वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, x माइनस वी वन। तो 1 अपॉन x माइनस वी वन प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। फोकस दूरी कितनी, 30 सेंटीमीटर दी है, 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन x का मान कितना है, 150 है, v1 का मान कितना है, 60 है, प्लस 1 अपॉन v और 1 अपॉन f का मान कितना है, 30। तो ये कितना आया, 1 अपॉन 90, 1 अपॉन 90 प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 30, 1 अपॉन 30। तो यहाँ से जल्दी से v का मान निकाल के बताओ, v का मान आ गया बेटा 90 इंटू 30 अपॉन 90 माइनस 30 60। यो गया कितना आया 2, v का मान आ गया 45 सेंटीमीटर, v का मान कितना आ गया बेटा 45 सेंटीमीटर। और बेसिकली u कितना था, u कितना है 90, यही तो u है सेकंड केस के लिए, u2 है ना, u2 बेटा यही तो है ना, ये u2 सेकंड केस के लिए वस्तु की दूरी 150 माइनस 60। तो v का मान मिल गया, v का मान कैसा आया है, पॉजिटिव, v का मान कैसा आया पॉजिटिव। तो इमेज कैसा बनेगा, v का मान पॉजिटिव आया भैया, तो इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक, रियल इमेज कैसे होते हैं, उल्टे, रियल उल्टे। तो इमेज कैसा बनेगा, ये नीचे है ना, इमेज कैसा बनेगा वैसा उल्टा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा उल्टा, ये नीचे था इसका इमेज कैसा बनेगा उल्टा। इमेज उल्टा बनने का मतलब क्या होगा, इमेज वास्तव में कहां है वस्तु, वास्तव में तो वस्तु यहां है ना, तो इमेज यहां होगी, यहां पर इमेज होगी। और ये क्या है, लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज। अब लेंथ ऑफ इमेज निकालना है तो अपन क्या करेंगे बेटा, आवर्धन वाला सूत्र लगाएंगे, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, u की जगह u2, m क्या होता है, लाई अपॉन लो, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो माइनस v, तो मान कितना है, v का मान कितना है 45 45 डिग्री, u का मान कितना है 90। तो l o का मान कितना, लेंथ ऑफ इमेज कितना भैया 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 माइनस का। तो l ऑफ i इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 3/2 सेंटीमीटर। माइनस ये बता रहा है इमेज कैसा होगा, उल्टा, किसका उल्टा, वस्तु का उल्टा। इमेज कैसा होगा, वस्तु का उल्टा, वस्तु नीचे थी तो इमेज कहां ऊपर। और इसकी लंबाई कितनी आ गई, इसकी लंबाई आ गई 1.5 सेंटीमीटर, खत्म बात। तो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर है, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ पर। v का मान कितना आया, v का मान आया 45, v का मान 45 आया। अब मैं आपसे बोलूं कि यदि वस्तु को मूल बिंदु पर माना जाए, मूल बिंदु पर माना जाए तो अंतिम प्रतिबिंब के निर्देशांक, अंतिम प्रतिबिंब के निर्देशांक क्या होंगे। वस्तु को कहां माना जाए बेटा, मूल बिंदु पर, तो अंतिम प्रतिबिंब के निर्देशांक बताना है। तो देखो अंतिम प्रतिबिंब है कहां, इसकी नोक पर। तो देखो ये 30 और ये 150 कितना हो गया, 180 और 45 225। तो x निर्देशांक कितना होगा 225 कॉमा y निर्देशांक कितना, यहाँ कितना 3 सेंटीमीटर ऊपर, फिर 1.5 सेंटीमीटर ऊपर, 4.5 सेंटीमीटर। तो वस्तु के निर्देशांक कितने हो गए भैया, वस्तु के निर्देशांक हो गए 225 कॉमा 4.5 सेंटीमीटर, ये निर्देशांक हो गए। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, इस विधि का मैंने नाम इजाद किया हुआ है, इसको हम कहते हैं एरो मेथड। इसको क्या कहते हैं, इस विधि को एरो मेथड, तीर विधि। इसको क्या कहते हैं बेटा, हम एरो मेथड, तीर विधि। एक बार और समझ लो, समस्या क्या है। हमने कहा अगर दो लेंस एक जैसे रखे होते हैं ना, एक ही साथ, एक लेंस इधर है, एक लेंस इधर है, अक्ष कैसी होती है समान, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमने कहा इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, हो गया, जहां बना मान निकालना आता है। लेकिन अक्षय बदल दी, हुआ क्या, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, सर बन गया। अब ये जो प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करेगा, लेकिन वस्तु इसकी अक्ष पे नहीं है। अब तक हमारे यहाँ पर वस्तु कहाँ होती थी, अक्ष पर होती थी। तो हमने कहा वस्तु इतनी लंबी है, ये लंबी वस्तु है, तो हमने वस्तु को बना दिया तीर। तो ये तीर कैसा है, ऐसा, ठीक है। अब हमने भी निकाला, ठीक है, भी निकाल के पता चला कि v का मान पॉजिटिव आ रहा है, इमेज वास्तविक बनेगा। तो ये तीर नीचे था तो इधर इमेज इसका उल्टा, वास्तव में वस्तु कहाँ है, बस इसके निर्देशांक निकालने। तो दूरी तो हमें उसी तरीके से मिल जाती है, लेंस के सूत्र से 1/u + 1/v = 1/f से। अब हाइट कैसे निकालें, तो हमको ये पता है, ये हमें ज्ञात करना है। हमने आवर्धन खेल लिया, क्या खेल लिया बेटा, आवर्धन खेल लिया, खत्म बात। कितने लोग समझे। हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, तो जिसको भी कंफ्यूजन होगा कल हम होमवर्क डिस्कस करेंगे तो वो हो जाएगा, आप ट्राई करना। f का मान हमने कितना ले लिया, 30 सेंटीमीटर। और चलो दूसरा ऐसा वाला लेंस ले लेते, तुम भी क्या याद रखोगे, किस मास्टर से पगला पड़ा था, 20 सेंटीमीटर। ये इसकी अक्ष, इससे प्रतिबिंब देखना आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ये वाली दूरी हमने कह दी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी हम कह देते हैं बेटा कितनी है, 90 सेंटीमीटर। वस्तु रखी है जहां, कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी दे दी, बीच की दूरी दे दी। कोशिश करना, ये आपका होमवर्क है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मेंस में ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे ब्रो, ये आपका गृह कार्य है, ये कोशिश करना। अगर ये कर लोगे ना तो फिर सब लोगों को क्लियर हो जाएगा, सब लोगों को बेटा ये क्लियर हो जाएगा। नहीं कर पाओगे तो हम नेक्स्ट टर्न पर क्लास में करवाएंगे, चलिए आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों। एक